नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में। चित्तौड़गढ़ जिला बोले या फिर पूरा पूरा मेवाड़ बोले, ठीक है भाई। तो आज हम मेवाड़ का संपूर्ण जिला दर्शन देखने वाले हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी से दरख्वास्त है, आज की क्लास लंबी रहेगी क्योंकि आज हम पूरा मेवाड़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, आगे बात में। हाँ, देखो भाई, पहले तो हम आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, इसकी स्थिति देखते हैं। आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिला कहाँ पे है। अगर आप देखो चित्तौड़गढ़ को, देखो देखिए आपके सामने ये जो दक्षिण रेखा है, तो ये है आपके सामने चित्तौड़गढ़। देखो ये भाग तो इतना सी, तो ये भाग है इधर और ये भाग भी है इधर, ठीक भाई। दो खंड है चित्तौड़गढ़ के ऐसे। तो अगर दिशा की बात करें तो ये वैसे तो देखा जाए ये राजस्थान का दक्षिण में स्थित जिला है, ठीक भाई। लेकिन ये आप देख रहे हो ये पूर्व रेखा है और ये आपके सामने ये पूर्व रेखा और ये दक्षिण रेखा। आप अगर देखो तो ये दक्षिण पूर्व में अगर प्रवेश करना चाहे तो ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी है, ठीक भाई। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है भाई, चित्तौड़गढ़ है। आगे बात में, दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इसकी दिशा की बात करें तो ये इसकी दिशा होगी फिर दक्षिणी और पूर्वी, ठीक भाई। हाँ, ऐसे नहीं आप दक्षिणी कर दो, तो इसकी दिशा दक्षिणी पूर्वी दिशा होगी। देखो देखिए बात करते हैं आगे। अगर इसकी पड़ोसी की बात करें तो ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिला है, देखो ये रहा। अब इसके पड़ोसी की भी बात कर लेते हैं, सीमा रेखा किसके साथ क्या बनाता है, ये देखो आप। तो पहले तो बात है ये एमपी के साथ सीमा रेखा बनाता है, आपको पता है। हाँ भाई, किसके साथ, एमपी के साथ। भाई ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, इधर मध्य प्रदेश आ गया आपका, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए जिले की बात की, पहले तो बात है ये एक बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती का मतलब होता है ये राजस्थान के किनारे स्थित है। और जो भी बहिवर्ती जिला होता है या तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। देखो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। देखो देखिए बात करते हैं आगे। तो ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब जिलों की बात करें भाई, अब जिलों की बात करें तो देखो देखिए आप कौन से जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। इधर बात कर लेते हैं तो इधर आएगा कोटा और बूंदी। भाई कोटा संभाग की बात करें तो दो जिले होंगे, कोटा और बूंदी। अब देखो, हाँ देखो बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो यहाँ पे देखो, हाँ ये प्रतापगढ़ के साथ, यहाँ पे प्रतापगढ़ के साथ। इस संभाग से दो जिले, इस संभाग से एक जिला, ठीक भाई। हाँ, अब देखो चित्तौड़गढ़ है किस संभाग के अंदर आता है, उदयपुर संभाग के अंदर आता है। तो देखते हैं उदयपुर संभाग के अंदर कितने से जिलों से सीमा रेखा बनाता है। देखो सलुम्बर से बनाता है, उदयपुर से बनाता है, राजसमंद से भी बनाता है और भीलवाड़ा से भी बनाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जो अपने सारे, जो अपने फैमिली मेंबर है, जो उदयपुर संभाग के जितने भी सारे फैमिली मेंबर है उन सभी के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई। हाँ, तो ये देखो आप, दो तो हो गए कोटा के और एक हो गया आपके सामने बांसवाड़ा संभाग का, और ये हो गए चार ये, ठीक भाई। हाँ, तो ये सात जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला ये कि क्या है भाई, जिला है। हाँ, और दूसरी बात ये खासियत है भाई, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने संभाग के जितने भी जिले हैं उन सभी के साथ सीमा रेखा बनाता है। आगे बात में, देखो देखिए, तो आप इस बात को नोट करो, ठीक है। जो मैंने बोली है उसको भी नोट करना है। हाँ, देखो जरा बात करते हैं। आप पहले बात कर लेते हैं तहसीलें। भाई 12 तो तहसीलें हैं और आप देख रहे हो तहसीलें कितनी हैं, 12। पहली तो है चित्तौड़गढ़, फिर रासमी, ठीक भाई, भूपाल सागर और गंग,
रार और निबाहेड़ा और बस्सी, बेंगू, बदेसर। ठीक भाई, रावत भाटा, बड़ी सादड़ी और ये डूंगला और कपासना। देखो इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी इसमें से आप देखो, ये बड़ी सादड़ी इंपॉर्टेंट है, रावत भाटा है, ठीक है, उदयपुर तो खुद है ही है भाई, और चित्तौड़गढ़, सॉरी चित्तौड़गढ़ तो खुद है ही है भाई, ठीक है। तो ये आपके सामने ये जो 4 तहसीलें हैं, ये 3 तहसीलें हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसके इतिहास की बात करें तो, ठीक है भाई। हाँ, तो ये 12 तहसीलों वाला एक जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र कितने हैं भाई, 5 है। एक तो बड़ी सादड़ी जो इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है भाई, निम्बाहेड़ा है और बेंगू है और कपासन, ठीक भाई, कपासन है। तो ये आपके सामने 12 तहसीलों वाला और 5 विधानसभा सीटों वाला ये कि क्या है, चित्तौड़गढ़ जिला है जिसकी आज बात करने वाले हैं। देखो जरा, अब बात करते हैं भाई, देखो चित्तौड़गढ़ का हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, तो एक पहले तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक भाई, फिर इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो बात करते हैं इसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में अगर बात करना चाहे, पहले तो बात करते हैं प्राचीन नाम, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम। तो ये खिरजाबाद, इसका प्राचीन नाम रहा है खिरजाबाद और चित्रकूट, ठीक भाई, खिजराबाद और चित्रकूट, ये इसका प्राचीन नाम रहा है, ठीक भाई, खिजराबाद और चित्रकूट। और उपनाम की बात करें, देखो उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान का गौरव है, क्यों है, महाराणा प्रताप है साहब यहाँ के, इसलिए इसको, इस चित्तौड़गढ़ को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। देखो मैंने बताया ना, इसलिए इसकी दिशा दक्षिणी पूर्वी होगी, ठीक भाई, ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है। ये भक्ति और शक्ति, भक्ति भी हुई है यहाँ पे, शक्ति की नगरी भी कहते हैं इसको, और ये मालवा, मालवा का प्रवेश द्वार भी है, और इसको सीमेंट नगरी भी कहते हैं। आगे बात समझे, देखो देखिए, ये हुई भाई प्राचीन नाम और उपनाम की बात हुई है। अब बात करते हैं, जानकारी करते हैं पहले चित्तौड़गढ़ है। देखो जो चित्तौड़गढ़ है, इतिहास तो इसका लंबा चौड़ा है लेकिन मोटी मोटी जानकारी लेते हैं। अगर अफीम की बात करें तो जिलों में सबसे ज्यादा अफीम कहाँ पे होती है भाई, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ पे होता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और सीमेंट उत्पादन, देखो अफीम का उत्पादन और सीमेंट का उत्पादन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, ठीक भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है भाई, मेसा पठार पर स्थित है। हाँ, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम गड्ढों का सिरमौर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम गड्ढों का सिरमौर भी कहते हैं। भाई ये हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में छोटी सी जानकारी पढ़ी है। आगे बात करते हैं कपासन, जो तहसील है कपासन, इसके बारे में अगर बात करना चाहे तो देखो, तो यहाँ पे कपासन में नारियल के खोल की चूड़ियां प्रसिद्ध है, ठीक भाई, नारियल के खोल की चूड़ियां यहाँ पे प्रसिद्ध है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा जिंक शेल्टर प्लांट यहाँ पे स्थित है, ठीक भाई, हिंदुस्तान जिंक, जिंक का जो दूसरा कारखाना है सबसे बड़ा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा जिंक, ठीक भाई, शेल्टर प्लांट यहाँ पे स्थित है। देखो देखिए, बात करें अकोला की, बात करें चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है अकोला, इसकी बात करें तो ये रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे दाबू प्रिंट्स, देखो जो रंगाई छपाई के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है, दाबू, दाबू प्रिंट्स यहाँ की प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए दाबू प्रिंट्स कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो अकोला। बात करते हैं मंडफिया, मंडफिया की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है सांवलिया जी का मंदिर है, ठीक भाई, काले कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पे, जिसे हम अफीम मंदिर भी कहते हैं। सांवलिया जी का मंदिर है जिसे हम अफीम मंदिर भी कहते हैं। आगे बात सुने, देखो देखिए तहसील एक, ये विधानसभा सीट है, देखो बड़ी और सादड़ी तहसील भी है, विधानसभा सीट भी है। यहाँ पे बात करें बड़ी सादड़ी के बारे में तो यहाँ पे राम रावण का मेला बढ़ता है, राम और रावण का दोनों का यहाँ पे मेला बढ़ता है।
लेकिन बड़ी सादड़ी का ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बड़ी सादड़ी के जाला विदा नाम याद रखना है। इसी विधानसभा सीट के दो व्यक्ति आते हैं, एक तो जाला विदा एक व्यक्ति, ठीक भाई, जाला विदा बोले या फिर जाला अज्जा, ठीक है, या तो जाला विदा बोले या फिर जाला अज्जा। ये एक एक ऐसा व्यक्ति है जो हल्दी घाटी में युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं। कब करते हैं भाई, आपको पता है जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो उनका मुकुट धारण करके सेना का नेतृत्व ये करते हैं। आगे बात समझ, तो वो भी ध्यान रखना है। तो वो बड़ी सादड़ी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जाला विदा या फिर बोले जाला अज्जा, ने हल्दी घाटी युद्ध में घायल महाराणा प्रताप की सहायता की है। प्रताप का राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध का नेतृत्व भी किया। आगे बात में देखो, देखिए यह है बड़ी सादड़ी का। देखो बात करते हैं भैंसरोडगढ़। देखो बात करें चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, तो यहाँ पे राजस्थान का विलेर, इसको हम राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, आगे जाके पता चल जाएगा। इसको हम राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं और कर्नल जेम्स टोर ने इसे अभेद्य दुर्ग भी कहा है, ठीक है। जो भैंसरोडगढ़ है इसको हमने अभेद्य दुर्ग भी कहा है, ठीक है। हाँ, भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसको अभेद्य दुर्ग किसने कहा है, कर्नल टोर ने। यहाँ पे चूलिया जलप्रपात है, बहुत बड़ा है, जो चंबल नदी पर स्थित है। आगे बात में, हाँ बात करते हैं बस्सी तहसील के बारे में। बात करें तो ये जो चित्तौड़गढ़ की जो बस्सी तहसील है ये काष्ठ शिल्पकारी हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो बस्सी अभ्यारण्य भी है जिसको दर्जा मिला हुआ है 1988 में, 1988 में, ठीक है। देखो देखिए आगे बात करें रावत भाटा की बात करें, रावत भाटा तहसील है, इसके बारे में बात करें अगर, तो ये कनाडा की सहायता से स्थापित भारत का दूसरा अणु शक्ति केंद्र यहाँ पे स्थित है। रावत भाटा के अंदर कनाडा सरकार की सहायता से यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा अणु शक्ति केंद्र स्थापित है, जिसको 1972-73 में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे भारी पानी संयंत्र है, ठीक है, जिसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारी पानी संयंत्र भी यहाँ पे, और राजस्थान की अणु नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा अणु शक्ति केंद्र भी स्थित है रावत भाटा के अंदर, ठीक भाई। अगर बात करें आगे भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ का भोपाल सागर, इसको हम द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी यहाँ पे स्थित है, निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान का एकमात्र चीनी का कारखाना है। राजस्थान का एकमात्र अगर चीनी का कारखाना पूछ लिया जाए वो है भोपाल सागर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक भाई, जिसको 1932 में स्थापित किया गया था। आगे बात में निम्बाहेड़ा की बात करें, चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा, तो यहाँ पे एक वैदिक विश्वविद्यालय है। यहाँ पे बेंगू की बात करें तो यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं भाई, रामनारायण चौधरी, भाई 1921 और 23 के अंदर हुआ था, ठीक भाई, बेंगू किसान आंदोलन। तो भाई इसको देखो, ये तो है भाई मोटी मोटी जानकारी, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक भाई, ताकि ये मैंने आपको एक तरह से आपको इसका दृश्य बताया था चित्तौड़गढ़ का, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक भाई, नोट कर लिया जाए। देखिए भाई चलते हैं आगे। हाँ देखो, देखिए बात करते हैं इतिहास की। इतिहास काल कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे पहले कौन सा वंश आता है, गोहिल वंश, ठीक भाई, ध्यान रखना है। सबसे पहले किसका शासक आता है भाई, गोहिल वंश आता है यहाँ पे। देखो देखिए यहाँ पे जो गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन होता है, गुहादित्य। कौन है, गुहादित्य। ये जो है जो गोहिल वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसकी स्थापना करते हैं। देखो इतिहास काल बहुत ही पुराना है इसका, ठीक है, 566 ईसा पूर्व में। राजधानी की बात करें, देखो गोहिल वंश ने
यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की गुहादित्य ने, लेकिन इनकी राजधानी कौन सी रही है? जो उदयपुर का जो नागदा है। ठीक है भाई, अगर पूछ लिया जाए गुहिल वंशों की सर्वप्रथम राजधानी, सर्वप्रथम देखो इसी गुहिल वंशों की राजधानी आगे चेंज होगी। ठीक है भाई, तो अगर पूछ लिया जाए गुहिल वंशों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी रही है? नागदा। जो उदयपुर का नागदा है उसको सर्वप्रथम गुहिल वंशों की राजधानी बनाई गई है। गुहिल राजाओं के राज तिलक किनके द्वारा किया जाता था भाई? भीलों द्वारा किया जाता था। ठीक भाई, हाँ देखो देखिए ये वो बिल है जो महाराणा प्रताप का साथ देते हैं हल्दीघाटी युद्ध में। मेवाड़ राजाओं को देखो, जो मेवाड़ के जो राजाएं हैं इनको हम हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। अबुल फजल ने नौशेखा आदिल की संतान भी बताया है। देखो अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ के राजाओं को हम हिंदुआ सूरज भी कहते हैं, लेकिन अबुल फजल ने मेवाड़ के राजाओं को क्या बोला है? नौशेखा आदिल की संतान भी बताया है। आगे बात करते हैं। तो ये तो भाई संस्थापक है गुहादित्य। इसके बाद में आते हैं शासन। किनका आता है? बप्पा रावल कालभोज। इनके बाद में इनका शासन काल आता है बप्पा रावल कालभोज। बात करें इनके गुरु का नाम है हरित ऋषि। हरित ऋषि। इनके समय राजधानी क्या थी भाई? गुहिल वंशों की राजधानी क्या थी? नागदा। इन्होंने जो बप्पा रावल कालभोज है, इन्होंने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जो अभी वर्तमान में स्थित है। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो वो गुहिल वंशों का बप्पा रावल कालभोज ने करवाया था। गुहिल वंशों का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये तो संस्थापक है गुहादित्य। ठीक भाई, अगर गुहिल वंशों का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह है बप्पा रावल कालभोज। ठीक भाई, देखो देखिए अलर्ट अलर्ट बोले या फिर आलू रावल बोले। ठीक भाई, तो ये अब देखो देखिए इनके समय, इन दोनों के समय तो राजधानी नागदा थी। गुहिल वंशों की राजधानी कौन सी थी? नागदा। लेकिन अलर्ट या आलू रावल के समय जो उदयपुर का जो आहड़ है वो उसको राजधानी बनाया था। ठीक भाई, अब राजधानी चेंज होगी। यहाँ पे उदयपुर का जो आहड़ है उसको राजधानी बना दिया गया था। अलर्ट ने हुण राजकुमारी, अलर्ट ने जो हुण राजकुमारी है हरिया देवी से विवाह किया था। और यह है देखो देखिए, देखो इस विवाह को क्यों याद रखना है? जो अलर्ट ने हुण राजकुमारी, हुण शासक है, उनकी जो राजकुमारी है हरिया देवी से विवाह किया था। देखो देखिए यह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। ये राजस्थान का क्या है भाई? आवाज सही आ रही क्या? एक सेकंड। हाँ भाई, अब ठीक है। देखो देखिए ये क्या है? जो अलर्ट ने हुण राजकुमारी, हुण कहाँ की शासक थे भाई? ऐसे तो माना जाता है वो मध्य एशिया के पूरे शासक थे। ठीक है भाई, हाँ जैसे बात करें यूरोप के भी वो शासक रहे। ठीक है, तो यूरोप के माने जाएंगे ये तो ये राजस्थान का अगर पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करें, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कब हुआ था? देखो देखिए हुण राजकुमारी से हुआ था, हरिया देवी से हुआ था, जिसका नाम किसे? अलर्ट या आलू रावल से हुआ था। अब बात करते हैं सर्वप्रथम नौकरशाही का। देखो आप देखते हो ना राजाओं के महल में नौकरशाही, नौकरशाही का गठन करने वाले कौन है? आलू रावल है। ठीक भाई, अलर्ट रावल है। इन्होंने वाराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इतिहास काल स्टार्ट ही नहीं हुआ है ढंग से। देखो देखिए अब होगा धीरे धीरे। अब आते हैं भाई शक्ति कुमार। गुहिल वंश के कौन आते हैं भाई? शक्ति कुमार आते हैं। इनके समय परमार राजा भोग ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना है। इनके समय जो परमार की जो शासक है राजा भोज, इन्होंने मेवाड़ के आक्रमण किया था। देखो देखिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये शासक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जेतर सिंह, जेतर सिंह की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात में अब आता है चित्तौड़गढ़ का इतिहास काल। ठीक है भाई, जेतर सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। जेतर सिंह ने 1222 और 1223 को भूताल के युद्ध में दिल्ली सुल्तान
इल्तुतमिश को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? भूताल का जो युद्ध होता है 1222 और 23 में। हाँ, जो दिल्ली के जो सुल्तान है इल्तुतमिश को पराजित किया था। जो भूताल का युद्ध की जानकारी, भूताल का युद्ध की जो जानकारी है वो जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ में भी मिलती है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जेतर सिंह के बारे में ये ध्यान रखना है भाई, चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? वो है जेतर सिंह। आगे बात करते हैं, और इनके समय भूताल का भी युद्ध होता है 1222 और 23 में। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, और भूताल युद्ध की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है आपके सामने? जो जय सिंह सूरी द्वारा जो लिखा गया है, जय सिंह सूरी द्वारा जो लिखा गया है हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ में मिलती है। अब के बात करते हैं, जेतर सिंह तो हो गए भाई, अब आते हैं तेज सिंह। अब आते हैं भाई तेज सिंह। अब इनके इनके पुत्र ही है जेतर सिंह के। इनके समय मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल पूछा जाता है बार बार, मेवाड़ में किसके शासनकाल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी? वो है तेज सिंह। बेस इसके बाद में जैत सिंह के बारे में तो ये ध्यान रखना है, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तेज सिंह के बारे में ये ध्यान रखना है, मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। ठीक भाई। आगे बात करते हैं, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और चित्रकार कौन है? ये कमलचंद। देखो, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात पूछ लिया जाए, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जो इसके कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है? कमलचंद। आगे बात में, तो यह ध्यान रखना है। तो ये तेज सिंह है जो चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं समर सिंह। आगे बात करें समर सिंह। अब देखो, ये इसके पुत्र है, इसको तुर्कों का सहारक पूछ ले जाए, तुर्क शासकों का सहारक कहा जाए तो किसे कहा जाता है? समर सिंह को। और गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। आगे बात में, क्योंकि ये तुर्क लोगों को शरण देते हैं, तो ये आते कहां से? तुर्क लोग गुजरात से आते हैं। आगे बात में, तो गुजरात का तो क्या हो जाता है? उद्धारक। भाई उद्धार हो गया, लेकिन तुर्कों का क्या हो जाता है भाई? सहारक हो जाता है। ठीक भाई, समर सिंह। आगे बात करते हैं रावल रतन सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर इतिहास काल में आप पढ़ोगे रावल रतन सिंह, यहां से होता है भाई युद्ध की जानकारी। यहां से आपको पता है रावल रतन सिंह ये रावल शाखा के अंतिम राजा है। ठीक भाई, रावल शाखा के ये क्या है? अंतिम राजा है। बात करते हैं, देखो ये क्यों देखो देखिए, इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, जिसका नाम है पद्मिनी। भाई आपने पद्मावती मूवी देखी होगी। हाँ हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा जौहर, जिसमें 16 राजकुमारियां, ठीक भाई, हाँ जौहर करती है, तो वही है भाई, रावल रतन सिंह की पत्नी है पद्मावती। ठीक है। हाँ, देखो देखिए, पद्मिनी का वर्णन कहाँ पे मिलता है? इनका वर्णन होता है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी अवधी भाषा में एक पद्मावत ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर पद्मिनी का वर्णन मिलता है। अब अगर सवाल पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? पहले तो पूछा जाएगा जो पद्मावत है कौन सी भाषा में। ठीक है भाई, तो वो अवधी भाषा में है, और किसके द्वारा लिखित है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखित ग्रंथ है। ये जो पद्मावत है 1540 ईस्वी में शेरशाह के काल में रचित हुई थी। ठीक है भाई, कब रचित हुई थी? जो शेरशाह सूरी है उसके काल में ये रचित हुई थी। अब होता क्या है आपको पता है मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी 1303 में होता है क्या है? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर क्या करते हैं भाई? आक्रमण करते हैं। याद रखना है 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अंदर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि पद्मावती को चाहने लगे भाई। वो तो कहते थे भाई कम से कम एक बार उनकी सूरत दिखा दिया जाए, बस मैं वापस लौट जाऊंगा। हाँ
हाँ, उसकी एक बार सूरत देखने के लिए भाई इतना तरसा ये। देखो देखिए, ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ तथा रानी पद्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर हुआ था। आगे बात में, तो यहाँ पे इस युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया होता है यहाँ पे, लेकिन रानी पद्मावती के नेतृत्व में क्या होता है भाई, जौहर होता है। और ये है चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी है। ठीक है भाई। आगे बात में, जिसमें आपको पता है 1600 रानियां आग के अंदर अपनी जान दे देती है। ठीक भाई। हाँ, लेकिन इसको अपनी शकल नहीं दिखाती। ठीक भाई। हाँ, तो ये है भाई रानी पद्मावती। आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी है रावल रतन सिंह। ठीक भाई। आगे चलते हैं भाई। अगर अगर सारे मेवाड़ के सारे शासकों की बात करें, अगर इतनी इतनी भी बात करें ना, तो क्लास बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शासक हैं। ठीक भाई। तो आगे बात करते हैं राणा हमीर। देखो राणा हमीर, देखो राणा हमीर को, देखो बाद में आपको पता है रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, जो राणा हमीर है वो अपना सिसोदिया वंश बसाते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहते हैं। आगे बस में गोहिल वंश हो गया, रावल वंश हो गया, और ये है रावण राणा, ये सिसोदिया वंश की कौन बसाते हैं भाई, राणा हमीर। तो इसलिए ध्यान रखना, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, राणा हमीर। ये इसको हम मेवाड़ का क्या कहते हैं भाई, उधारक भी। ठीक भाई, उधारक भी कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्त में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ठीक भाई। ये तो केवल है सिसोदिया वंश का संस्थापक करते हैं, लेकिन इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्त में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ये उपनाम भी ध्यान रख लेना। अब आते हैं भाई राणा खेता। कौन आते हैं भाई, राणा खेता। इसके समय जो मेवाड़ मालवा संघर्ष, जो मेवाड़ और जो मालवा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का, इनके बीच में क्या हो जाता है, तानाखासी स्टार्ट हो जाती है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक भाई। आगे बस में, जो मेवाड़ के शासक है और मालवा के जो शासक है, इनके बीच में तानाखासी स्टार्ट हो जाती है। ठीक भाई। अब आते हैं भाई राणा लाखा। कौन है, राणा लाखा। ऐसे चलेंगे, राणा कुंभा तक ऐसे चलेंगे ये भाई। राणा लाखा के समय उदयपुर का जो जावर है में चांदी की खाने निकली। आगे बस में, हाँ, जो राणा लाखा के समय जो उदयपुर का जो जावर है उसमें चांदी की खाने निकली। आगे बात करते हैं, इसके समय बंजारे में पिचोला झील का निर्माण करवाया गया। इसके समय जो बंजारे में पिचोला झील का भी निर्माण करवाया गया। एक तो बात ये ध्यान रखना है, इनके समय जो उदयपुर के जावर में चांदी की खाने निकली और बंजारे में पिचोला झील का निर्माण करवाया। इन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी, जो मारवाड़ की राजकुमारी है, ठीक है, हंसाबाई से विवाह किया था। और आगे बात करते हैं, धनेश्वर भट्ट और जोटिक भट्ट इनके दरबारी कवि भी रहे। धनेश्वर भट्ट और ये जोटिक भट्ट इनके दरबारी कवि भी रहे। ठीक है भाई। देखो देखिए, बात करते हैं आगे राणा मोकल के बारे में। अगर बात करें तो भाई इसके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल चांदी की खानें निकली है इनके समय, और पिछोला झील का निर्माण हुआ है, और इन्होंने हंसाबाई से विवाह किया है। ठीक भाई। दो दरबारी कवि भी है। राणा मोकल की बात करें तो यहाँ पे कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। हमने पढ़ा था ना कैलाशपुरी में, वो राणा मोकल ने करवाया था एकलिंग जी का मंदिर। ठीक है, मंदिर का परकोटा बनवाया था। और इनके योगेश्वर भट्ट इनके दरबारी कवि भी रहे हैं। देखो देखिए, इनके समय होता है जीलवाड़ा का युद्ध। देखो जीलवाड़ा का युद्ध जो 1433 में उदयपुर के अंदर होता है। ये मोकल, देखो देखिए, मोकल और अहमद शाह के मध्य होता है, जिसमें अहमद शाह क्या होते हैं भाई, विजय रहते हैं। ठीक है। तो ये जीलवाड़ा का युद्ध होता है राणा मोकल के और अहमद शाह के बीच में होता है 1433 में, जिसमें अहमद शाह क्या रहते हैं भाई, विजय रहते हैं। ठीक है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात आती है भाई राणा कुंभा के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात है राणा कुंभा है। देखो देखिए महाराणा कुंभा, यह है पहले तो बात है, यह स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। ठीक है भाई, स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। दूसरी बात करेंगे, जो आप देखोगे ना चित्तौड़ मेवाड़ में, टोटल को पूरे मेवाड़ की बात करें तो वहां पे पूरे मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिसमें अकेले 32 दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाए थे। ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनाने वाला कौन सा शासक है? महाराणा कुंभा। ठीक है, और स्थापत्य कला के क्या है? जनक है। अब बात करते हैं उपाधियां कौन सी है इनको। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान और राजगुरु और हाल गुरु परम गुरु। ठीक भाई, राणो रासो दान गुरु नंद, ठीक भाई, नंदनदीश्वर और महाराजा धीश्वर। तो ये इसकी उपाधि है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो राणा रासो ध्यान रखना है। ठीक भाई, हाँ, एक आपको महाराजा धीराज और ये की हिंदू सुल्ताना, ये कम से कम 3 तो ध्यान रखोगे। ठीक भाई, प्रमुख ग्रंथ की बात करें, ये आपके सामने है पल्लेना। ठीक भाई, संगीत राज, संगीत रत्नाकर टीका। ठीक है भाई, इसके द्वारा प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। संगीत सुधा, कामराज, रतिसार और ये सुर प्रबंधक, गीत गोविंद टीका, ये इसके गीत हैं। काम प्रबंधक और चढ़ी शतक टीका और हरिवार टीका, ये इसके क्या है भाई? प्रमुख लिखे गए ग्रंथ है। अब देखो देखिए, अब युद्ध युद्ध स्टार्ट हो गए भाई आपके सामने। पहले होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 के अंदर होता है। ये होता है भाई राणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बीच में और मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें राणा कुंभा क्या होते हैं भाई? विजय रहते हैं, और विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण कर देते हैं। आप पढ़ोगे विजय स्तंभ आगे जाके। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से युद्ध के विजय के दौरान विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। जो कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध है, जो 1437 में होता है। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। ठीक भाई, तो जो सारंगपुर का युद्ध है 1437 के अंदर होता है, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में। और इस युद्ध में विजय होने के कारण ये विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं, ये संधि भी करते हैं भाई। जो चंपानेर की संधि है, आपको पता है 1456 में होती है। ये जो गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और जो मालवा के राजा है मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में होती है, इनके समय में होती है। भाई देखो देखिए, जो मालवा है, पहले बात करें, पहले मालवा था राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। लेकिन अभी बात करें, वो पहले पहले का जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र था, वो अभी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो अगर बात करें तो मालवा के शासक हो गए, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, इनके शासनकाल में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए भाई चंपानेर की संधि होती तो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है, लेकिन किसके शासनकाल में? इनके शासनकाल में होती है यहाँ पे। ठीक भाई, अब देखो देखिए, पहला युद्ध तो हमने पढ़ लिया सारंगपुर का। दूसरा पढ़ते हैं हम बदनौर का युद्ध। कौन सा? बदनौर का युद्ध, जो ये 1457 में होता है, ब्यावर जिले के अंदर। ये राणा कुंभा और वही बात कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में होता है। देखो देखिए होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे जो आपको पता है, जो सारंगपुर का युद्ध है, ये राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में होता है। इसमें राणा कुंभा क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अब ये क्या करता है, जो मालवा, ये जो मोहम्मद खिलजी है, जो मालवा का जो शासक है मोहम्मद खिलजी प्रथम है, यह क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लेके आता है दूसरी बार लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी दूसरी बार ये और हार जाता है। दूसरी बार फिर भी राणा कुंभा क्या रहते हैं भाई? विजय रहते हैं। आगे बात सुनने। तो ये है लगातार 2 युद्ध है आपके सामने, सारंगपुर का युद्ध और बदनौर का युद्ध। देखो देखिए बात करें आगे, राणा रायमल। देखो देखिए बात करते हैं। हाँ, तो ये राणा कुंभा के बारे में पूरी बात होगी। अब इनके बाद में आता है
राणा रायमल। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम है श्रृंगारी देवी। ठीक है, और श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसूड़ी बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसूड़ी बावड़ी का निर्माण करवाया था, और एक गोसूड़ी शिलालेख भी है, बारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ, जो राणा रायमल है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर श्रृंगार देवी, इनकी पत्नी का नाम है श्रृंगारी देवी, जिन्होंने श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ में घोसुड़ी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब आते हैं भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन आते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये राणा रायमल के बड़े पुत्र हैं। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं, उड़ना राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भाई, उड़ना राजकुमार के नाम से ये क्या है भाई? प्रसिद्ध है, राणा रायमल। आगे बस में ये ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, जो अभी राजसमंद के अंदर है, और इनकी 12 खंभों की छतरियां बनी हुई है। में कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो राजसमंद जिले में है, उसके अंदर इनकी 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। बात करते हैं संग्राम सिंह। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात करें कोई अभी तक जो शासक आया है, पहले तो राणा कुंभा था, अब ये है। संग्राम सिंह की बात करें, संग्राम सिंह बोले या फिर राणा सांगा बोले, आगे भी आएगा भाई राणा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1482 में होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इनको सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। देखो उपनाम की बात करें संग्राम सिंह के, इनको हम सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं, और मानवों का खंडहर भी कहा जाता है इनको। ठीक भाई। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए, देखो बात करते हैं, जब इनका इतिहास काल पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको इनको सैनिकों का इनको सैनिकों का भग्नावेश भी क्यों कहते हैं, और मानवों का खंडहर भी क्यों कहते हैं। ठीक भाई। बात करते हैं, पहला युद्ध होता है इनका, देखो लगातार युद्ध होते हैं इनके। अगर बात करें 1517, 18, 19, आगे भी होगा 21। ठीक भाई। खातौली का युद्ध, पहले बात करें खातौली का युद्ध। ठीक है भाई। संग्राम सिंह का जो है कोटा के अंदर होता है। ये जो खातौली का युद्ध है ना भाई, ये कहाँ पे होता है? कोटा के अंदर होता है। और कहाँ पे होता है? किनके? राणा सांगा के बीच में। राणा संग्राम सिंह बोले या फिर राणा सांगा या फिर इमरान लोधी, इनके मध्य होता है, जिसमें राणा सांगा क्या रहते हैं भाई? विजय रहते हैं। ठीक भाई। हाँ, ये कोटा के अंदर होता है, राणा सांगा और इमरान लोधी के बीच में होता है खातौली का युद्ध। ठीक भाई, जिसमें राणा सांगा विजय रहते हैं। दूसरा है बाड़ी का युद्ध, हमने पढ़ा था ना भाई बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध होता है 1588 में। कहाँ पे होता है भाई? धौलपुर के अंदर होता है। ये राणा सांगा और इमरान लोधी फिर से। ठीक भाई, जिसमें देखो दो बारी राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है। फिर भी देखो दूसरा होता है बाड़ी का युद्ध, ये तो कोटा में होता है खातौली का, और जो बाड़ी का युद्ध है ये धौलपुर के अंदर होता है, इसमें राणा सांगा फिर से जीत जाता है। हाँ, देखो देखिए, इस बार इसके सेनापति आते हैं मियां मक्खन और मियां हुसैन। ठीक भाई। अब बात करते हैं घाघरोन का युद्ध। ये घाघरोन का युद्ध होता है 1519 में। ये कहाँ पे होता है भाई? झालावाड़ के अंदर होता है। वही बात, राणा सांगा मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में होता है, क्योंकि प्रथम तो पहले आ चुका है ना मोहम्मद खिलजी, हम मालवा के शासक। तो यहाँ पे देखो घाघनो, ठीक भाई, घाघरोन का युद्ध होता है। घाघरोन का युद्ध होता है 1519 में, जो झालावाड़ के अंदर होता है भाई। कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। और राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय, जिसमें फिर से राणा सांगा क्या रहते हैं भाई? विजय रहते हैं। आगे बात में देखो भाई, बात करते हैं अब और देखो आगे। ये 1527 में होता है बयाना। बयाना का युद्ध होता है भाई भरतपुर में। कहाँ पे होता है? भरतपुर में होता है, जो 16 फरवरी 1527 में होता है, भरतपुर में होता है। ये जो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। किनके? राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। और बाबर की सेना का नेतृत्व कौन करते हैं इस बार? मेहंदी ख्वाजा द्वारा इसका नेतृत्व करते हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें राणा सांगा फिर से क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। देख लो अभी तक इसने 4 युद्ध लड़े हैं, चारों में विजय रहा है भाई राणा सांगा। ठीक है भाई। हाँ,
बात करते हैं खानवा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई खानवा का युद्ध, जो भरतपुर में होता है रूपवास में। ये होता है भाई 17 मार्च 1527 को भरतपुर में होता है। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। लेकिन इस बार ये बाबर क्या हो जाता है भाई, जीत जाता है। और क्यों जीत जाता है? क्योंकि देखो इस युद्ध में भाई, बयाना का युद्ध में तो बाबर हार जाता है। इस युद्ध से सबक लेके वो क्या करता है, अब की बार क्या करता है वो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें बाबर ने तुलुगनमा तुलुगमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया है। तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है, जिसमें बारूद और तोपों का प्रयोग किया है। ठीक भाई। तो अगर बात करें राजस्थान का, वह पहला युद्ध, राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग किया है। पहले तो तलवारों से लड़ते थे, लेकिन राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग किया है वो कौन सा युद्ध है भाई, खानवा का युद्ध है। इस युद्ध में राणा सांगा भाई हार जाते हैं। ठीक भाई, हाँ, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें खानवा का युद्ध, पहले तो डेट भी ध्यान रखनी है, 17 मार्च 1527 को भरतपुर में होता है। भरतपुर के रूपवास के अंदर ये होता है। आगे बात में, हाँ, और आपको ये ध्यान रखना है भाई, तुलुगमा युद्ध पद्धति का मतलब बारूद और तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया है, खानवा के युद्ध में। अब आते हैं भाई, इनके पुत्र आते हैं, राणा रतन सिंह आते हैं, जो राणा सांगा के पुत्र हैं। फिर इसके बाद में आते हैं राणा विक्रमादित्य आते हैं। ठीक भाई, इनकी रानी का नाम है कर्मावती, जिसको हम मेवाड़ का अयोग्य शासक कहते हैं। ठीक भाई, अगर पूछ ले जाए मेवाड़ का अयोग्य शासक किसे कहा जाए, तो वह है राणा विक्रमादित्य है। फिर भी देखो इसका शासनकाल क्या है, 1536 से, देखो, हाँ, यहाँ पे 3 है भाई। ठीक है, हाँ, ये देखो 1531 से 1536 तक होता है इसका शासनकाल। ठीक भाई, हाँ, बात करते हैं राणा उदय सिंह। देखो देखिए ये क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है राणा उदय सिंह, क्यों, ये राणा सांगा के पुत्र है। देखो, ये भी राणा सांगा का पुत्र था, ये भी था और ये भी है। ये अयोग्य था। ठीक है भाई, अयोग्य शासक था, विकलांग था भाई। इसके बाद में आते हैं राणा उदय सिंह। ये जो राणा उदय सिंह है, ये 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करते हैं। राणा उदय सिंह जो किसके पुत्र है, राणा सांगा के ही पुत्र है। जो शक्तिशाली शासक निकला है अभी तक, राणा सांगा है। हाँ, इनके पुत्र है जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करते हैं। ठीक भाई, हाँ, 1559 में। देखो, तो बात करते हैं आगे। हाँ, महाराणा प्रताप, अगर बात करें तो ये उदय सिंह के क्या है भाई, पुत्र है। अब बात करें इनके बारे में, देखो देखिए, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, राणा प्रताप बोले या महाराणा प्रताप बोले, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। इनका शासनकाल भी ध्यान रखना, 1572 से 1597 तक। ठीक है, तो ये हो गए भाई 20 और 5 25 साल तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक भाई, कम नहीं रहा है यार। देखो देखिए, ये उदय सिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म होता है भाई 9 मई 1540 को होता है। कहां पे होता है ये भी ध्यान रखना है, 9 मई 1540 के अंदर होता है। ये जूनी कचहरी के अंदर, बादल महल है, कटहरगढ़, ठीक भाई, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। आपको पता है जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहां पे 12 खंभों की छतरियां भी स्थित हैं। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और कटहरगढ़ और बादल महल है, और चूनी कचहरी के दिन यहाँ पे महाराणा प्रताप का क्या होता है भाई, जन्म होता है। बचपन का नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम है कीका, साहित्यिक नामक पाथल। ठीक है, देखो साहित्यिक नामक पाथल किसने कहा है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा इनको बचपन का नाम दिया गया है। ठीक है, उपाधियां की बात करें तो मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। आगे बस में देखते हैं की बात करें गुरु के बारे में तो यह है राघवेंद्र, और दरबारी कवि की बात करें तो यहाँ पे है चक्रपाणी मिश्र। तो ये है भाई इनका जीवन परिचय हो गया, दरबारी कवि शासनकाल। ठीक भाई, अब बात करते हैं इनका राज्य अभिषेक। देखो सर्वप्रथम राज्य अभिषेक इनका उदयपुर के अंदर होता है।
क्योंकि इनके पिताजी है उदय सिंह, वो उदयपुर नगर को बसाते हैं। इनका सर्वप्रथम अगर राज्य अभिषेक की बात करें, उदयपुर के अंदर सर्वप्रथम किसका राज्य अभिषेक हुआ है, तो वह है महाराणा प्रताप का। राज्य अभिषेक उदयपुर के अंदर होता है 28 फरवरी 1572 को। जो उदयपुर का जो घोघुंदा है, ठीक भाई, वहां पे इनका राज्य अभिषेक होता है। देखो देखिए, अब आपको पता है सबसे ज्यादा इनका एक ही युद्ध प्रचलित है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो आपको पता है मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। आगे बात में, अब देखो देखिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है अकबर, ठीक भाई। हाँ, बाद में युद्ध होता है ये तो। देखो देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजते हैं। एक तो है, नाम याद रखना, पहला दूत भेजते हैं भाई जलाल खान। कौन सा? जलाल खान। इनको सितंबर 1572 में भेजते हैं। देखो, फरवरी में तो राज्याभिषेक हो जाता है और सितंबर में ही भेज देते हैं, ठीक भाई। और मान सिंह प्रथम को भी भेजते हैं जून में 1573 में। बाद में भगवंत दास को भी भेजते हैं सितंबर में 1573 में, ठीक भाई। फिर टोडरमल को भी भेजते हैं दिसंबर 1573 में, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते, ठीक भाई, समझौता करने के लिए। हाँ, देखो देखिए, जब ये नहीं मानते हैं तो फिर युद्ध होता है भाई, हल्दी घाटी का युद्ध। देखो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हो रहा था। अब अकबर के साथ जो मानसिंह प्रथम है, ये जो मानसिंह प्रथम है, ये भी इसके साथ था, अकबर के साथ। और जो आपके सामने जो महाराणा प्रताप है, इनका भाई है एक शक्ति सिंह, ये भी इस हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ था। मतलब अपने भाई के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ था। बाद में ये वापिस आ जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं खान हल्दी घाटी का युद्ध होता है भाई खमनोर राजसमंद के अंदर होता है, खमनोर राजसमंद के अंदर होता है। और कब होता है ये? 18 जून 1576 के अंदर होता है भाई। 73 तक तो राजदूत आते हैं समझाने के लिए, फिर ये 3 साल बाद में युद्ध होता है। देखो देखिए, 18 जून 1573 में राणा प्रताप के सेनापति है पुंजा भील। देखो देखिए, कौन है? पुंजा भील। देखो देखिए, बात करें आगे, जो मान सिंह है, मान सिंह खुद ही आपको पता है शासक है, मान सिंह खुद ही शासक है, आपको पता है। तो शासक है तो इनका भी सेनापति है आसफ खान, ठीक है भाई, इनके मध्य होता है। देखो देखिए, इस युद्ध में राणा प्रताप, देखो देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था भाई? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। और राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था भाई? चेतक। यही है। अब देखो देखिए, अब बात करते हैं राणा प्रताप के युद्ध में घायल होने पर जो झालाबिद्दा ने, हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा झालाबिद्दा ने मुकुट पहनकर, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो हमने पढ़ा था बड़ी सादड़ी जो तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, तो बड़ी सादड़ी का एक है भील, आपको पता है भीलों का ही शासक था यहाँ पे, साथ मिला था उनको, जो झालाविदा या फिर झाला अज्जा ने हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक भाई, बड़ी सादड़ी का। देखो देखिए, बात करते हैं। हाँ, जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो झालाविदा ने मुकुट पहनकर इस युद्ध का क्या करते हैं भाई? नेतृत्व करते हैं। इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, हाथियों द्वारा लड़ा गया था। देखो देखिए, बात करते हैं मर्दाना। देखो, मान सिंह का हाथी का क्या नाम है? मर्दाना। और शक्ति सिंह का हाथी का क्या नाम है? वाटक, ठीक भाई। और महाराणा प्रताप का हाथी का नाम, देखो एक तो राम प्रसाद था और एक लूणा भी था, ठीक भाई। हाँ, गज, गज मुक्त किसके हाथी का नाम था? आसाब खां का, ठीक है, जो मानसिंह का क्या था? सेनापति, आसाब खान का। और ये हवाई, हवाई अकबर का हाथी का नाम था, ठीक भाई। ये हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। देखो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा है। ये भी ध्यान रखना है, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है, ठीक भाई। तो वो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और आगे और ध्यान रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है?
खमनोर का युद्ध, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, राजसमंद के में खमनोर के अंदर होता है, खमनोर का युद्ध भी कहा है। और बदायूनी, देखो ये बदायूनी कौन है, आगे पढ़ेंगे। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। वही गोगुंदा जो उदयपुर का है, जहां पे आपको पता है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। ठीक भाई, तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। ठीक भाई, अब देखो बदायूनी कौन है, ये बदायूनी कौन है, ये अकबर का इतिहासकार था। क्या था, अकबर अपने साथ इतिहासकार रखता था, जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह था। अगर पूछ लिया जाए हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह कौन है, ये है बदायूनी। ठीक भाई, हाँ, जिसने जिसने मुंतखब जिसने मुंतखब उत तवारिख तवारिक नामक ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर हल्दीघाटी का युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपको वो ग्रंथ भी ध्यान रखना है, किस ग्रंथ के अंदर बदायूनी ने लिखा था। बदायूनी ने अपना ग्रंथ लिखा था मुंतखब उत तवारिख, इस ग्रंथ के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ठीक भाई, बात करते हैं, हाँ, उदयपुर का जो, देखो उदयपुर का जो आवरगढ़ है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अकबर ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने के लिए मुगल थाने स्थापित किए थे। कहाँ पे स्थापित किए थे, देखो देखिए, आपको पता है महाराणा प्रताप शक्तिशाली राजा राजा था, अकबर की बख्शी बात नहीं थी, तो चारों तरफ से घेरने के लिए यहाँ पे 4 मुगल थाने स्थापित किए गए थे। पहला तो है उदयपुर के अंदर, उदयपुर का जो देबारी है यहाँ पे स्थापित किया था, डूंगरपुर के देवल में भी स्थापित किया था, और दिवेर, ठीक भाई, दय 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 आ रहे सब जगह, देखो देबारी, देवल, दिवेर और देसुरी, ठीक है, याद ही है। हाँ, राजसमंद में स्थापित किया था, और देसुरी पाली में स्थापित किया था। देखो देखिए, हाँ, तो अब आपको पता है वहां पे क्या होता है। अब हल्दीघाटी के युद्ध के समय आपको पता है जो मानसिंह है, देखो जो मानसिंह है, कहानी आपको आगे भी बताएंगे, जो मानसिंह है इसको मारने के लिए महाराणा प्रताप जाते हैं युद्ध में। तो जो चेतक होता है, महाराणा प्रताप का जो चेतक होता है, वो मानसिंह के हाथी के सिर के ऊपर अपने दोनों पैर रख देता है, और महाराणा प्रताप जैसे ही उसके मानसिंह को मारने के लिए अपना भाला चलाते हैं, वैसे ही उस हाथी के लगी तलवार महाराणा प्रताप का जो चेतक है, घोड़ा है, उसका एक पैर काट देता है। ठीक भाई, एक पैर कट जाता है। फिर भी फिर वो तो क्या है, जाहिर सी बात है, जब एक पैर कट गया तो घोड़ा डगमगा गया, जिस इसके कारण मानसिंह की वहां पे मृत्यु नहीं हुई। ठीक भाई, बच गया मानसिंह भले भले। इसके बाद में फिर भी अपने 3 पैरों से चेतक महाराणा प्रताप को एक 36 फीट की हाइट लंबी चौड़ी गहरी खाई को खुदा के, घाटी को खुदा के उस पार पहुंचा देता है सेफली। ठीक है भाई, हाँ, और इसी दृश्य को देख के जो महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, ठीक भाई, जो पहले अकबर के साथ था, फिर वो अपने भाई के साथ आ जाता है फिर से। ठीक भाई, हाँ भाई, उसकी भी आंखें खुल जाती है, हाँ मेरा भाई किस दुर्दशा में है, मैं इसके खिलाफ चल रहा हूँ। ठीक है भाई, बाद में वो आपको पता है चेतक का क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है। देखो देखिए, अब देखो देखिए, आपको पता है महाराणा प्रताप क्या नहीं रहते हैं, अभी तक मरे नहीं है महाराणा प्रताप। ठीक भाई, वीर गति को प्राप्त नहीं हुए अभी तक। देखो देखिए, होता क्या है आगे, कुंभलगढ़ का युद्ध होता है जो 1578 में होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति है शाहजहां खां के मध्य होता है, जिसमें शाहजहां खां क्या रहता है, विजयी रहता है। इसमें ये विजय हो जाता है। विजय होने का मतलब थोड़ी है महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए, नहीं भाई। आगे देखो, कुंभलगढ़ का युद्ध भी होता है, युद्ध लड़ते हैं 1578 में। ठीक भाई, फिर आता है एक दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। महाराणा प्रताप, देखो ये बहुत बड़ा युद्ध होता है, किनके बीच में, दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर जानते हो, राजसमंद में, हाँ हाँ। देखो देखिए, 1582 में होता है महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम। देखो देखिए, अमर सिंह, आगे बढ़ेंगे, अमर सिंह कौन है, ठीक है। महाराणा प्रताप और अमर सिंह, इधर तो देखो बाप और बेटे दोनों हैं, देखो आगे बताएंगे हमें। हाँ, अमर सिंह, ठीक है, ये महाराणा प्रताप के क्या है भाई, पुत्र है। तो इधर तो क्या है, ये बाप और बेटे खुद है दोनों, महाराणा प्रताप और अमर सिंह हैं। और इधर कौन है, जो अकबर का सेनापति है,
सुल्तान खां और जगन्नाथ कछवा है, जो कछवा वंश का क्या है, जगन्नाथ। ये दो है, लेकिन फिर भी देखो देखिए ये बाप और बेटे क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है भाई। तो पूछ लिया जाता है राणा प्रताप और अमर सिंह दोनों किस युद्ध में साथ लड़े थे, तो दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। अब बात करते हैं अजबदे का पंवार। अजबदे पंवार ये महाराणा प्रताप की रानी है। ठीक भाई। अजबदे पंवार महाराणा प्रताप की रानी है, जिन्होंने संकटकालीन परिस्थितियों में राणा प्रताप का क्या दिया था भाई, साथ दिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पे मायरा की गुफा। मायरा की गुफा कोलायरी गांव में है। ठीक भाई। कोलायरी गांव में है मायरा की गुफा। यहाँ राणा प्रताप का क्या है, शस्त्रागार है। ठीक भाई। हथियार का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, मायरा की गुफा के अंदर था, कोलायरी गांव में। मथो उदयपुर। उदयपुर के मथो की बात करें तो यह एक गुफा थी जिसमें महाराणा प्रताप की सेना ठहरी थी एक बार। आगे बात में। हाँ। अब आपको पता है, देखो देखिए बात करें, एक सेकंड, क्या हो गया। हाँ देखो देखिए 1597, देखो देखिए अब आपको पता है 1582 में ये युद्ध लड़ लेते हैं। अब आपको पता है अकबर पीछे हट जाता है। अकबर सोचता है हमारी बख्शी बात नहीं है। फिर क्या होता है कि आपको पता है महाराणा प्रताप शिकार पे जाते हैं, तो ये पहाड़ी से गिरने की वजह से इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है, वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं। आगे बस में फिर इनके बाद में शासन काल आता है अमर सिंह का, जो इनके क्या है भाई, पुत्र है। ठीक है। महाराणा अमर सिंह प्रथम। देखो देखिए अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस अमर सिंह के शासनकाल को समझने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, जो महाराणा प्रताप था, बात करें, बात करें, एक तो महाराणा प्रताप था और एक कौन था भाई, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ये कौन है, ये दोनों भाई तो है, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। अब देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, सेनानी जो सेना थी, वो आपके सामने चुंडावत कहलाती थी। क्या, चुंडावत, क्या चुंडावत। और जो शक्ति सिंह है, इनकी सेना सक्तावत कहलाती थी। ठीक है, सक्तावत। अब देखो देखिए अब आप मुझे एक बात बताओ, महाराणा प्रताप के बाद में शासन कौन आएगा, शासनकाल कौन किसका आएगा, अमर सिंह का आएगा। किसका भाई, अमर सिंह प्रथम। आगे सेकंड आएगा ना, इसलिए प्रथम लगा दिया, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल आएगा। अब जाहिर सी बात है महाराणा प्रताप की जो सेना है चुंडावत, वो किसकी सेना होगी, अमर सिंह की होगी। भाई ये जो चुंडावत सेना है ये किन की होगी भाई, अमर सिंह की होगी। तो देखिए जाहिर सी बात है जो सत्तावत सेना है, अब आपको पता है ये दोनों भाई एक हो गए, तो अब आपको पता है ये सेना अब अमर सिंह के, देखो दोनों भाई तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अब देखो अमर सिंह के पास सेना कौन सी होगी, एक तो खुद की अपने पिताजी की जो चुंडावत है, और एक अपने चाचा की जो सत्तावत है सेना कहलाती, ये दो रेजिमेंट होगी। अब जब ये दो रेजिमेंट होगी तो अब इसमें वो क्या है, द्वेष हो गया। कैसा द्वेष हो गया, क्योंकि देखो महाराणा रैया राणा प्रताप इनका जन्म होता है चावड़ा उदयपुर में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हरावल प्रतियोगिता होती है 1500, ठीक भाई 99 में, उंटाला का युद्ध, क्या बोलते हैं, उंटाला का युद्ध। देखो जब हमने सलूम्बर जिला पढ़ा था ना, वहां पे पढ़ा था उंटाला का युद्ध। देखो देखिए बात करते हैं, देखो भाई इनकी दो रेजिमेंट होगी भाई, अमर सिंह की दो रेजिमेंट होगी, एक तो चुंडावत और एक सत्तावत। अब इनके बीच में क्या है, हरावल में रहने की होड़ लग गई थी। होड़ समझते हो, हाँ, हरावल का मतलब होता है, देखो अमर सिंह, अमर सिंह के समय चुंडावत और सत्तावत के मध्य हुई ये प्रतियोगिता, जो हरावल प्रतियोगिता बोले या उटाला का युद्ध बोले। ठीक भाई, जो उटाला का किला है ना, इसको हरावल प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं या उटाला का युद्ध भी। जो अमर सिंह के समय जो चुंडावत और सत्तावत दोनों सेना होगी, अब इनके मध्य ये युद्ध होता है। मध्य युद्ध नहीं होता है, देखो हरावल, हरावल का मतलब बात करें तो ये सेना का आगे का भाग है। भाई दोनों सेनाओं के अंदर ये होड़ होने लग गई कि हम सेना के आगे हरावल की पंक्ति में हम रहेंगे।
हरावल का मतलब समझ गए, जो सबसे आगे। और सबसे आगे किसको रखा जाता है? जो वीर योद्धाओं को। तो अब जैसे मान लेते हैं महाराणा प्रताप थे, इनके आगे सबसे, अब जाहिर सी बात है इनके पास एक ही सेना थी, तो ये चुंडावत ही आगे रहते थे। अब जाहिर सी बात है अमर सिंह आया, तो अमर सिंह के पास पहले चुंडावत थी, तो ये आगे रहेंगे। अब सख्तावत आके बोल रहे हैं भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए अपनी वीरता दिखाने का। तो अब दोनों के बीच में क्या हो जाती है भाई? विभेदता हो जाती है। बाद में ये एक कंपटीशन करवाते हैं, जिसको हम हरावल प्रतियोगिता या ऊंटाला का युद्ध भी कहते हैं। सलुम्बर जिले के अंदर, सलुम्बर देखो अभी तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखो उदयपुर, देखो ये तो उदयपुर के अंदर है भाई। देखो सलुम्बर, आपको पता होना चाहिए भाई सलुम्बर जिला कहाँ पे पड़ता है। देखो सलुम्बर के अंदर, यहाँ पे एक ऊंटाला का युद्ध होता है। सलुम्बर है ना भाई, देखो ये रहा सलुम्बर। यहाँ पे एक ऊंटाला का युद्ध होता है। बात करते हैं, देखो देखिए यहाँ पे एक ऊंटाला का युद्ध होता है। चलो प्रतियोगिता रख दी भाई, अमर सिंह ने दोनों सेनाओं की, दोनों रेजिमेंट के बीच में प्रतियोगिता रख दी भाई। भाई जो ऊंटाला का जो दुर्ग है, इस पे सबसे पहले जो चढ़ाई करेगा, जो इस दुर्ग पे सबसे पहले जो अधिकार करेगा, वो ही आगे की पंक्ति में रहेगा। ठीक भाई, ये दोनों ने शर्तें मान ली। तो अब देखो देखिए जो आगे से जो प्रवेश किया, ये सक्तावत थे। क्या थे भाई? सक्तावत। और इस जो सक्तावत रेजिमेंट है, इसके सेनापति कौन थे? देखो देखिए सक्तावतों के नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई? बल्लू सिंह कर रहे थे। जो ये सेना थी, इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बल्लू सिंह। जो पीछे से भाई, किले के पीछे से बात करें, अगर किले के पीछे से बात करें तो वो थी भाई चुंडावत। चुंडावत वाली जो रेजिमेंट है, वो किले के पीछे से चढ़ाई करी थी। अब देखो देखिए, और जो चुंडावत सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई? जेतर सिंह। ठीक भाई, जेतर सिंह इस नाम का पहले शासक भी आया था। ठीक भाई, जेतर सिंह पीछे से चढ़ाई कर रहे थे। अब देखो देखिए, जब ये आगे से चढ़ाई कर रहे थे भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत भारी भरकम यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था, जिसपे नकुली प्रकार की सुई थी। ठीक भाई, अब ये गेट, अब इस गेट को तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ा जाए भाई? इसके लंबी लंबी नकुली प्रकार की क्या थी? सुई थी पास पास में। अब इसको हाथी से तोड़ा गया था, तो हाथी पीछे हटने लग गया, क्योंकि हाथी के बेचारे के खून आ गया, नकुली सुइयां गड़ रही है। आगे बात समझ? तो ये परेशान हो गए भाई, इसको तोड़ा तो कैसे तोड़ा जाए, बहुत भारी भरकम था। तो इसका जो सेना का जो सक्तावत है, जो आगे से प्रवेश कर रहे थे, इनका जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे बल्लू सिंह, वो क्या किया कि जो जो गेट था नकुली सुइयों वाला, उसके आगे जाके खड़ा हो गए। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाथी की चोट मेरे ऊपर लगाए जाए। ठीक है भाई, तो फिर वो खड़े तो हो गए। अब हाथी की चोट इतनी जोर से लगाई गई थी, आपको आपको पता है पीछे से नकुली सुइयां गड़ेगी, तो वो तो बल्लू सिंह तो वीर गति को प्राप्त होंगे होंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, वीरता सिद्ध करनी है, वीरता का जोश था मेवाड़ में। ठीक भाई, तो जैसे ही हाथी से भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से एक चोट लगाई गई थी, जिसमें बल्लू सिंह तो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन देख रहे हो ना, लेकिन बल्लू सिंह तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन गेट खुल गया था। लेकिन इसी देखते हुए जो पीछे से जो चुंडावत है सेना, जो चुंडावत वाली जो रेजिमेंट है, जो पीछे से किले से चढ़ाई कर रही थी, अब उनके पास में आ गई दीवार बड़ी सारी, और इस दीवार को पीछे से चढ़ना भारी भरकम हो गया था। ठीक है भाई, तो ऐसे चुंडावतों ने सोचा भाई ऐसे तो भाई साहब ये अधिकार कर लेंगे भाई। भाई बल्लू सिंह तो मान लेते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन सेना अंदर चलेगी तो इनका अधिकार हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो अब आपको पता है पीछे से जो दीवार है उसको भेद पाना उनके लिए नामुमकिन की तरह हो गया था। उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दी, ताकि ये सिद्ध हो सके चुंडावत पहले पूछे थे। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक गर्दन पड़ी है, जो है जेतर सिंह की। आगे बस में फिर क्या होता है, जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन पूछे हैं? जेतर सिंह का खून पूछा है। ठीक भाई, इसलिए सबसे पहले शासन आगे हरावल की पंक्ति में रहने की इजाजत किनको मिली है? चुंडावत को, इनको मिली है। ठीक भाई, क्योंकि ये सबसे पहले पूछ गए अपनी गर्दन पूछा के। तो देखो देखिए, बाद में बात करते हैं। देखो इसमें चुंडावतों और सत्तावतों में हरावल में रहने की होड़ लग गई थी, और आखिरकार हरावल की पंक्ति में रहने का अधिकार कि नहीं मिला है भाई? चुंडावतों को मिला है। ठीक है भाई,
इसमें से शहीद कौन हुए हैं? बल्लू सिंह तो थे वो भाई, बल्लू सिंह कौन थे? बल्लू सिंह तो वो थे, हाँ सक्तावत सेना के नहीं। और ये शहीद ये चुंडावत के थे भाई, जय सिंह, ये दोनों क्या हुए थे भाई? शहीद हुए थे। अब देखो देखिए, ये था उंटाला का युद्ध, ठीक भाई, जो सलूमर जिले के अंदर होता है। आगे बात करते हैं मेवाड़ मुगल संधि। अब देखो देखिए, पहली बार संधि होती है मेवाड़ और मुगलों के बीच में होती है, ठीक है। ये 5 फरवरी 1615 के अंदर होती है। ये ठीक भाई, राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है, ठीक भाई। तो ये जो मेवाड़ और मुगल की संधि पहली बार होती है मेवाड़ और मुगल के बीच में, ठीक भाई। तो ये जो संधि होती है ये कब होती है? डेट ध्यान रखना भाई, 5 फरवरी 1615 के अंदर अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है। अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव हरिदास व जल्ला शुभकरण के माध्यम से भेजा था। संधि का प्रस्ताव आप नोट कर लिए जाए। हाँ भाई, देखो देखिए, बात करें आगे, बात करते हैं, बाद में आते हैं महाराजा करण सिंह, ठीक है भाई। ये राणा अमर सिंह के पुत्र हैं। मेवाड़ को प्रथम बार, देखो मेवाड़ को प्रथम बार मुगल परगना के आधार पर करण सिंह ने विभाजित किया था। जो मेवाड़ को है, जो मुगल पद्धति के आधार पर मेवाड़ को प्रथम बार विभाजित किसने किया था? महाराणा करण सिंह ने किया था। आगे बात करते हैं, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण भी कार्य प्रारंभ किया था। जो जग मंदिर है, आगे जाके आपको इतिहास काल भी आएगा इस जग मंदिर का, ठीक भाई। इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है, कार्य प्रारंभ ही किया था इन्होंने। हाँ, खुर्रम शाहजहां इनके समय मेवाड़ आए थे, इनके समय मेवाड़ आए थे, जो जग मंदिर में कुछ समय के लिए ठहरे थे। जो खुर्रम शाहजहां है वो समय मेवाड़ में आए थे और जग मंदिर में कुछ समय के लिए ठहरे थे, बाद में इसी पे आक्रमण करते हैं। क्या बात है, देखो देखिए, महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनके बाद में आता है, देखो करण सिंह के बाद में कौन आता है? जगत सिंह प्रथम। इन्होंने क्या करते हैं, ये करण सिंह के पुत्र है। जगत सिंह ने स्वर्ण का तुलादान करवाया था। मेवाड़ के अंदर जो सोने का तुलादान, सारे सोने को तोला गया था, ठीक भाई, जगत सिंह ने। और जगत सिंह के समय जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ था। देखो, इन्होंने तो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और इन्होंने जगदीश मंदिर को निर्माण दिया था, जिसे हम सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मंदिर बनाया है जिसको बनाना आप सपनों में सोच सकते थे भाई, ठीक है भाई। हाँ, जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए नाहरजी बारट शहीद हुए थे। आगे और शहीद होंगे भाई। इस जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए नाहरजी बारट भी शहीद हुए थे। नौजूबाई इनकी आराध्य देवी धाई माँ थी, ठीक भाई, नौजूबाई इनकी धाई माँ भी थी। यह है भाई जगत सिंह प्रथम। बात करते हैं महाराजा राज सिंह, जो ये जगत सिंह की क्या है भाई? पुत्र है। राणा प्रताप के बाद, अगर पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का अंतिम शक्तिशाली राजा अगर कौन बना है, तो वह है भाई महाराणा राज सिंह। आगे बात में, हाँ, महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा राज सिंह। देखो देखिए, ये भाई महाराणा प्रताप की पद्धति पे चलते थे। हाँ, देखो देखिए, राज सिंह ने औरंगजेब के जो पुत्र है, देखो जो औरंगजेब का जो पुत्र है अकबर सेकंड है। अकबर तो महाराणा प्रताप के शासन काल में था। अब और शासक आता है मुगल शासक अकबर सेकंड, ठीक भाई। औरंगजेब का जो पुत्र है अकबर सेकंड की सहायता करने के लिए मना कर देते हैं, ठीक भाई। मुगलों का ये साथ बिल्कुल कतई नहीं देते हैं, मुगलों के खिलाफ रहते हैं। राज सिंह है जो औरंगजेब का जो पुत्र है, ठीक भाई, पुत्र है, अकबर सेकंड की सहायता के करने के लिए मना कर देते हैं। देखो देखिए, राज सिंह ने मारवाड़ राजा अजित सिंह की सहायता की थी। इसके बदले इन्होंने जो मारवाड़ के जो राजा है अजित सिंह की, उसकी सहायता की थी, ठीक भाई। अब देखो देखिए, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था, जिसने राज सिंह ने देने से मना कर दिया था। पहले बात तो है, देखो मुगलों के बिल्कुल कतई ही खिलाफ थे ये। पहले बात तो है, औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर सेकंड, इसकी सहायता के लिए मना कर दिया था। इसके विपरीत इन्होंने जो मारवाड़ के जो अजीत सिंह है इनकी सहायता की, तो नाराज हो गया भाई और औरंगजेब। दूसरी बात है, यहाँ पे एक कर लगाया था जजिया कर, इसको देने से मना कर दिया था।
भाई राज सिंह ने। अब इसके बाद में क्या होते हैं भाई, ये औरंगजेब व राज सिंह के मध्य दूसरा नाराजगी का कारण बना। पहला कारण तो ये हो गया, आपको पता है, इसके पुत्र की सहायता के लिए मना कर दिया था। दूसरा कारण ये हो गया, जजिया कर लगाया था लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ठीक भाई। अब ये आता है, अब युद्ध होते हैं भाई। अब ये औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। ठीक भाई। और जगदीश मंदिर की सुरक्षा, देखो जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हो जाते हैं। और इसे इतिहास में माथा तोड़ युद्ध भी कहते हैं। ठीक भाई। इतिहास में इसे माथा तोड़ युद्ध भी कहते हैं। बात करते हैं राज सिंह के समय धींगा गवर मेला और तलवारों की घेर की शुरुआत हुई थी। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि, देखो देखिए राज सिंह ने कौन सी उपाधि ली भाई, विजय कटकातु की उपाधि ली। ठीक भाई। ये ध्यान रखना है। तो ये दो नाराजगी की वजह औरंगजेब यहाँ पे युद्ध करता है। ठीक भाई। जिसमें जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए 20 मेवाड़ी शहीद हो जाते हैं, जिसे हम माथा तोड़ युद्ध भी कहते हैं। देखो देखिए, अब आते हैं महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह, देखो ये राज सिंह के पुत्र हैं। जय सिंह ने जयसमंद झील, जो गोमती नदी का जल रोककर इन्होंने बनवाया था। उदयपुर की जो जयसमंद झील है, तो उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और गोमती नदी का जल रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। जय सिंह ने उदयपुर में कृष्णा विहार नामक बाग भी लगवाया था। हाँ, तो जय सिंह, जो जयसमंद झील है, वो जय सिंह, महाराणा जय सिंह ने। तो अगर आपसे सवाल केवल ये पूछा जाएगा, जो जयसमंद झील है, ये नहीं पूछा जाएगा किसने बनवाया था। आपको पता है जयसमंद है, जय सिंह ने तो बनाएगा जयसमंद झील। तो ये किस नदी को रोककर, किस नदी का पानी रोककर, गोमती नदी का पानी रोककर बनवाया था। महाराणा अमर सिंह, देखो पहले अमर सिंह आ चुके हैं। ठीक भाई, जिसमें उटाला का युद्ध होता है। अब यह है महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ये जय सिंह के पुत्र है। अमर सिंह द्वितीय के समय मेवाड़, इनके समय क्या होता है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। देखो देखिए, जो मेवाड़ है, मारवाड़ है और आमेर रियासतों के मध्य देबारी समझौता होता है। इन तीनों के मध्य कौन सा समझौता होता है भाई, देबारी समझौता होता है। अमर सिंह ने मेवाड़ में पहली बार सामंतों तथा जागीरदारों के लिए नियम बनाए थे। ठीक भाई। हाँ, अरे पटेलों और जागीरदारों के लिए नियम बनाए थे इन्होंने सबसे पहले, अमर सिंह द्वितीय ने। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना है, मेवाड़ की जो दो बारी समझौता होता है, इनके शासनकाल में होता है। ठीक भाई। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में, दो तीनों रियासतों के बीच में द्विबारी समझौता होता है। ठीक भाई। हाँ, और इन्होंने पहली बार सामंतों और जागीरदारों के बीच में क्या, हाँ, ये देबारी समझौता भाई 1708 के अंदर होता है। ठीक है भाई, 1708 के अंदर। ये लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है देबारी समझौता किन किन रियासतों के बीच में होता है। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य होता है। ठीक भाई। देखो देखिए, हाँ, क्या पूरी डेट लिखो, अरे भाई लिख लो भाई, 15 फरवरी। ठीक है भाई, 15 फरवरी, 15 फरवरी 1708 के अंदर ये देबारी समझौता होता है। ठीक भाई, ये लो, सजा दिया मैंने। 15 फरवरी 1708 के अंदर देबारी समझौता होता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ और आमेर के रियासतों के बीच में होता है। ठीक भाई। अमर सिंह ने मेवाड़ में पहली बार सामंतों और जागीरदारों के लिए नियम बनाए थे। और दुर्गादास राठौड़ को अमर सिंह ने रामपुरा की जागीरदार भेंट की थी। देख, दुर्गादास राठौड़ को अमर सिंह ने रामपुरा की जागीरदारी भी भेंट की थी और रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त किया था। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। हाँ, देखो पहले मैंने बताया था महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, मैंने बोला ना संग्राम सिंह, तो यहाँ पे पहले सम्राट सिंह आ चुके हैं, इसलिए ये सम्राट सिंह क्या है, द्वितीय है। अमर सिंह द्वितीय के पुत्र है। इन्होंने हुड़ा सम्मेलन, आपको पता है, ये राजपूतों का जो हुड़ा सम्मेलन है शाहपुरा जिले के अंदर होता है,
ठीक भाई, इन्होंने केवल योजना बनाई थी भाई। हुड़ा सम्मेलन आपको पता है, देखो देखिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं हुड़ा सम्मेलन के बारे में। इन्होंने हुड़ा सम्मेलन जो शाहपुरा जिले के अंदर होता है उसको आयोजन करने की योजना बनाई, केवल इन्होंने योजना बनाई है, यह ध्यान रखना, ठीक है भाई। और सहेलियों की बाड़ी और उद्यनाथ परिस्थितियों का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, ये सवाल आता है यहाँ पे। एक तो हुरडा सम्मेलन की योजना किसने बनाई, संग्राम सिंह द्वितीय ने, और सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई, संग्राम सिंह द्वितीय ने। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, बात करते हैं संग्राम सिंह द्वितीय की, क्या है, पुत्र है। इन्होंने, इनके समय जो हुड़ा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 को, कहां पे होता है, शाहपुरा जिले के अंदर, ठीक भाई। 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसकी इन्होंने क्या की भाई, अध्यक्षता की। जिसकी इन्होंने क्या की थी भाई, अध्यक्षता की। जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में पहली बार मराठों ने कर वसूल किया था। देखो मराठों ने कर तो लगाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार मराठों ने कर वसूल किया था। क्योंकि देखो देखिए भाई, होता क्या है, जब इनका शासनकाल आता है, देखो इनके शासनकाल में मराठाओं की तानाशाही बढ़ जाती है, ठीक भाई। तानाशाही बढ़ जाती है, वो कर ज्यादा ही लगाने लग जाते हैं। तो राजस्थान के सारे राजपूत राजपूत राठौड़ सारे इकट्ठे होते हैं, एक हुड़ा सम्मेलन करते हैं शाहपुरा जिले के अंदर, ठीक भाई। हाँ, 17 जुलाई 1734 को ये हुड़ा सम्मेलन होता है। अब आपको पता है, जाहिर सी बात है, राजस्थान के राजपूतों में पहले से ही उनके अंदर मतभेद है, पहले उनके आपस में नहीं बनती है। तो इसी कारण ये हुड़ा सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक भाई। हाँ, इसके बाद में मराठे कर लगा देते हैं, हाँ, और करो हुड़ा सम्मेलन, ठीक भाई। हाँ, मराठों ने फिर से कर लगा दिया। ये हुड़ा सम्मेलन केवल मराठों को भगाने के लिए किया था ये, ठीक भाई। हाँ, देखो, अब देखो देखिए, बाद में आते हैं महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय भी आते हैं। नाम प्रताप सिंह होने से महाराणा प्रताप सिंह नहीं बनेंगे भाई। महाराणा राज सिंह द्वितीय भी आते हैं, महाराणा अरी सिंह द्वितीय भी आते हैं। अब आते हैं महाराणा हमीर सिंह द्वितीय। महाराणा हमीर सिंह, आगे बस में हमीर सिंह की बात करें तो हमीर सिंह के समय मेवाड़ से मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। मेवाड़ से मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। इनके समय मेवाड़ पर मराठा रानी, इनके समय जो मेवाड़ पर जो मराठा की जो रानी है अलिहा बाई होलकर ने आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखना है। इनके समय मुस्लिम सैनिकों का विद्रोह भी हुआ था, और इनके समय जो मराठा की जो रानी है, क्या है, अलिहा बाई होलकर ने आक्रमण भी किया था। बंदूक की नली फटने से राणा हमीर सिंह की, ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, किनके शासनकाल में मुस्लिम सैनिकों का विद्रोह हुआ था, वह महाराणा हमीर सिंह। और जो मराठा की रानी है अलिहा बाई होलकर किनके शासनकाल में आक्रमण करती है, हमीर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण करती है। और एक और सवाल पूछा जाता है, बंदूक की नली फूटने से कौन से मेवाड़ शासक की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी महाराणा हमीर सिंह की। अब आते हैं महाराणा भीम सिंह, बहुत ही बड़े हैं भाई भीम सिंह। एक तो महाराणा भीम सिंह, यह है महाराणा भीम सिंह। और एक हमने पढ़ा था मारवाड़ के अंदर, राणा भीम सिंह, राव भीम सिंह, ठीक भाई। अब बात करते हैं, उनकी बात भी करेंगे। महाराणा भीम सिंह दानी शासक के रूप में इनको जाना जाता है, दानी शासक है ये, बहुत मन के दिल के साफ है। भीम सिंह के समय 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी इन्होंने, ठीक भाई। इनके समय में हुई, भीम सिंह के समय 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि हुई। इनके समय गिंगोली गिंगोली पड़ता है आपके सामने, डीडवाना कुचामन का युद्ध भी हुआ है, जिसे हम कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी जानते हैं। देखो देखिए, मैंने जब डीडवाना कुचामन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको गिंगोली का युद्ध भी अच्छे से डिटेल से समझाया था। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और समझ लो इसमें क्या है भाई, समझ लोगे क्या? हाँ, किसी का पेट तो दर्द नहीं हो रहा है। देखो बात करेंगे, देखो शॉर्ट समझा देता हूं मैं आपको शॉर्ट में। एक तो थे मेवाड़ जो अभी पढ़ रहे हैं, एक था इधर आमेर का शासक, जयपुर आमेर, और इधर है एक मारवाड़। देखो देखिए
भाई तीनों रियासतें हैं। अब होता क्या है, जो मेवाड़ का जो शासक है क्या नाम है, अभी जो पढ़ रहे हो, महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह है, इसको हम राणा भीम सिंह भी लिख दूं मैं, कोई आपत्ति की है? राणा भीम भीम सिंह। अब इनकी पुत्री है भाई, क्या नाम है, पुत्री। पुत्री की बात करें भाई, कृष्णा कुमारी, ऐसे लिखो इसको। हाँ, साथ के साथ नोट करते जाओ, कृष्णा कुमारी। बात करें कृष्णा कुमारी है, देखो अब होता क्या है, कृष्णा कुमारी। अब इधर बात करें, मारवाड़ के अंदर आता है एक, यहाँ पे राणा भीम सिंह है, उसी समय यहाँ पे शासक होता है भाई राव भीम सिंह। कौन? राव भीम सिंह। देखो देखिए, ये राणा भीम सिंह है और ये राव भीम सिंह है। होता क्या है, इनकी पुत्री का जो विवाह है, विवाह नहीं, प्रथम रिश्ता ना, पहला प्यार बोल सकते हो, है ना, पहला रिश्ता, रिश्ता होता क्या, पहला रिश्ता है, रिश्ता केवल इनके साथ रिश्ता ही तय किया जाता है, बचपन में तय कर दिया जाता है भाई। कृष्णा कुमारी का रिश्ता राव भीम सिंह के साथ तय कर दिया जाता है। ठीक भाई, बचपन में तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इनका रिश्ता। अब भाई इधर कौन है, राणा भीम सिंह, और इधर कौन है, राव भीम सिंह। ठीक भाई, हाँ इन्होंने सोचा भाई मेरा नवरासी है दामाद, तुम जैसे मैंने कृष्णा कुमारी का ख्याल रखा है वैसे ही ये रखेगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य वैसे यहाँ का इसका एक भाई है, क्या है, भाई, छोटा भाई भी बोलो, भाई है, जिसका नाम है मान सिंह, राजा मान सिंह। क्या नाम है भाई, मान सिंह। आपको पता है, जिसको हम 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, जिसके सेनापति जेता और कोपा आदि भी थे। देखो देखिए, बात करेंगे उनके बारे में। देखो देखिए, बात करते हैं मान सिंह। अब ये बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में जो गद्दी को लेके ये शक्तिशाली था, दोनों को गद्दी पे लेके विवाद हो गया था। ठीक भाई, हाँ ये बोल रहा है राजा मैं बनूंगा, वो बोल रहा है वो तो राजा बन ही चुका है। ठीक भाई, तो फिर इनके बीच में युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, राजशाही का युद्ध होता है, जिसमें इसमें ये राव भीम सिंह तो क्या हो जाता है, मर, ये किसी कारणवश मर जाता है। हाँ, अब देखो देखिए, अब बताओ देखिए मारवाड़ का शासक कौन रहा भाई, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है गद्दी को लेकर, तो इसमें तो ये राव भीम सिंह मारा जाता है लेकिन मान सिंह इसमें बच जाता है। ठीक भाई, अब ये मारवाड़ का शासक कौन हो जाता है, मान सिंह। आगे बस में जब मान सिंह हो जाता है, अब आप देखो ये पहले जो पहला रिश्ता था तो ये तो टूट गया भाई, टूट गया। तो अब ये भीम सिंह ने अपना दूसरा रिश्ता ढूंढने लग गए थे, दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे थे। कौन है, जगत सिंह द्वितीय, जो जयपुर का या आमेर का जो जगत सिंह है, जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड है, इसके साथ दूसरा रिश्ता बोल सकते हैं आप, दूसरा, इसके साथ दूसरा रिश्ता इन्होंने तय कर दिया था। अब जाहिर सी बात है भीम सिंह ने साफ साफ मना कर दिया मान सिंह को, क्यों, मेरे पहले दामाद को तूने मारा है। ठीक भाई, हाँ भाई, कृष्णा कुमारी के हस्बैंड को मार दिया है, इसी के साथ कैसे ये शादी कर सके कृष्णा कुमारी। ठीक भाई, तो ये दूसरा रिश्ता इधर तय कर रहे थे। तो मान सिंह ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी जगत सिंह को, भाई ये हमारे घर की इज्जत की बात है, ये हमारे घर के अंदर ही आएगी। ठीक है, हाँ हाँ, देखो जरा भाई, ये महारानी तो हमारे घर की बहू बन चुकी है, पहले से ही रिश्ता तय हो चुका, तो अब ये इधर ही आएगी। हाँ, लेकिन जगत सिंह ने बोला नहीं भाई, मैं लेके जाऊंगा कृष्णा कुमारी को। ठीक भाई, तो मान सिंह ने बोला कि अगर इतना भी फौलाद है, अगर माई का लाल है, मान सिंह ने बोला भाई माई का लाल है तो मेरे इलाके में आके दिखा, इतना ही जोर है तो। इधर जगत सिंह बोलते हैं भाई अगर तू भी अपने माई का लाल है तो मेरे आमेर में आके दिखा। भाई मैं आपको बता दूं, दोनों ही माई के लाल नहीं निकलते हैं, और ये दोनों ही यहाँ पे आके भिड़ते हैं।
ये दोनों ही आके यहाँ पे आके भिड़ते हैं गिंगोली के अंदर। कहाँ पे? गिंगोली। गिंगोली का जो डीडवाना कुचामन है यहाँ पे आके भिड़ते हैं, यहाँ पे युद्ध होता है जिसमें जगत सिंह द्वितीय क्या हो जाते हैं भाई, जीत जाते हैं, और मान सिंह ये क्या हो जाता है भाई, हार जाता है। ठीक भाई। हाँ, तो ये था कृष्णा कुमारी विवाद है जो मैंने आपको बताया था। ठीक भाई। हाँ, गिंगोली का युद्ध ये कृष्णा कुमारी को लेकर होता है। ठीक है भाई। भाई नोट कर लिया जाए इसको। हाँ, देखिए। हाँ, बात करते हैं महाराणा जवान सिंह। क्या बात करें? महाराणा जवान सिंह ये भीम सिंह के पुत्र हैं, भीम सिंह के बाद में ये आते हैं। इनके काल में पहले याद रखना मेवाड़ तथा नेपाल के मध्य पुनः संबंध स्थापित हुए। पहले मेवाड़ और नेपाल के बीच में अनाकानी होती करती थी। ठीक भाई, संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन वापिस मेवाड़ और नेपाल के बीच में संबंध पुनः स्थापित हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके काल में ही जो नेपाल का जो महाराजा है राजेंद्र विक्रमा शाह मेवाड़ की यात्रा की, संबंध स्थापित हो गए। तो मेवाड़ की यात्रा करने वाला नेपाली शासक कौन है? राजेंद्र विक्रम शाह है। और मेवाड़ में प्रथम डाकन डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, केवल प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना मेवाड़ और नेपाल के बीच में संबंध स्थापित हुए। अब बात करते हैं महाराणा सरदार सिंह के बारे में। बागौर के ठाकुर शिवदान सिंह के ये पुत्र हैं। यहाँ के देखो, इनके पुत्र नहीं भाई, बागौर के जो ठाकुर है शिवदान सिंह की क्या है, पुत्र है। 1841 में इनके काल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है 1841 में। और बात करते हैं सरदार सिंह ने बिहार का जो गया है में राणा जवान सिंह का श्राद्ध कार्यक्रम भी करवाया था। आगे बात में जो महाराणा जवान सिंह है इनका श्राद्ध कार्यक्रम इन्होंने करवाया था। कहाँ पे? गया, बिहार के अंदर। ठीक भाई, महाराणा सरदार सिंह ने। अब बात करते हैं आगे महाराणा स्वरूप सिंह। सरदार सिंह के पुत्र हैं। इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे और 1873 में डाकन प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। तो देखो देखिए भाई, डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? जवान सिंह ने किया था, लेकिन विफल रहे। लेकिन डाकन प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन है? महाराजा स्वरूप सिंह, जिन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था और 1861 में मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाया था। दो याद रखना है, मेवाड़ पर सती प्रथा पर रोक लगाया किसने? स्वरूप सिंह ने। और डाकन प्रथा पर पूर्णतः रोक किसने लगाया है? स्वरूप सिंह ने लगाया है। बात करते हैं शंभू सिंह। ये स्वरूप सिंह के पुत्र हैं। अंग्रेजों ने इन्हें ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया कहा है। ठीक भाई, इन अंग्रेजों ने इसे ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया है। आगे बस में भाई इसको नोट कर लिया जाए। बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह। बात करें ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र हैं। श्याम लदास इनके दरबारी कवि रहे हैं जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर देखो, श्याम लदास इनके दरबारी कवि है और ये श्याम लदास ने मेवाड़ के इतिहास पर वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। पूरे मेवाड़ के इतिहास पर एक ग्रंथ का नाम है वीर विनोद, जिसने किसने लिखा था? श्याम लदास ने। ये किनके दरबारी कवि रहे? सज्जन सिंह के दरबारी कवि रहे। ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया ने इन्हें केसर ए हिंद की भी उपाधि दी है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह की बात करें तो ये सज्जन सिंह के पुत्र हैं। फतेह सिंह के समय 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा था। यह ध्यान रखना है, छप्पनिया का अकाल कब पड़ा था? 1899 में। तब मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह। 1903 में एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। देखो इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, जो दिल्ली दरबार के में एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन पीछे से भाई इनको फतेह सिंह
केसरिया सिंह भारत, केसरिया सिंह भारत ने 13 सोरठे भेजे थे, तो 13 संदेश भेजे थे, ठीक भाई। हाँ, तब जब ये भाग लेने जा रहे थे दिल्ली दरबार में, तब केसरी सिंह भारत ने 13 छोटे संदेशे भेजे थे, जिसे हम चेतावनी राह चुंगटिया भी कहते हैं। भाई संभल के जाना भाई राजाशाही भोपाल सिंह, समझ के जाना आप, तो भाई संभल के जाना चेतावनी राह चुंगटिया, ठीक है भाई। 13 छोटे को किसने भेजे थे? केसरी सिंह ने, केसरी सिंह भारत ने भेजे थे। किनके लिए? फतेह सिंह के लिए, ठीक भाई। हाँ, इनके काल में बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ है। देखो देखिए, बात करते हैं 1921 में अंग्रेजों ने राज कार्य, देखो देखिए, देखो यहां से इंपॉर्टेंट है भाई। 1921 में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मेवाड़ का राजकार्य है, ये फतेह सिंह से लेकर राजकुमार भूपाल सिंह को सौंप दिया था। फतेह सिंह से लेकर भूपाल सिंह तक ये राजकार्य सौंप दिया था। अब देखो देखिए, बाद में देखो फतेह सिंह के बाद में कौन आते हैं? भूपाल सिंह, आखिरी शासक है ये, क्योंकि अंग्रेजों ने लास्ट दे दिया भाई, ये टाइम पीरियड दे दिया मेवाड़ का। 1921 से अंग्रेजों ने जो राजकार्य है फतेह सिंह से राजकुमार भूपाल सिंह को सौंप दिया था। अब आते हैं भूपाल सिंह, ये फतेह सिंह के पुत्र है भाई। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति है। एकीकरण के समय अगर पूछ लिया जाए कौन सा शासक था अपाहिज, तो वो है थे भाई भूपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 के राज प्रमुख भी बनाए गए हैं, और राजस्थान का एकमात्र महाराजा प्रमुख भी बने। राजस्थान का एकमात्र महाराजा प्रमुख भी बने ये, और ये मेवाड़ के अंतिम राजा भी, महाराणा भी रहे, ठीक भाई। देखिए, हमने मेवाड़ का इतिहास तो बिल्कुल कतई कंप्लीट पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम कला और संस्कृति के बारे में। देखो देखिए, पहली बात है सांवलिया सेठ का मेला पड़ता है यहाँ पे। सांवलिया सेठ का मेला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के मंडफिया के अंदर। मंडफिया के अंदर ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11 को भेरता है। ये जो सांवरिया सेठ का मेला है, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक भाई। ये भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति की स्थापित हुई है, ठीक भाई, पूजा होती है ऐसे मान लो। तो ये सांवरिया सेठ का मेला है जो चित्तौड़गढ़ के मंडफिया के अंदर पड़ता है। पहले बात तो ये ध्यान रखोगे, और कौन से संप्रदाय से संबंध है? वल्लभ संप्रदाय से संबंध है। देखो मर्तकुंडिया मेला, ये मर्तकुंडिया क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्तकुंडिया मेला ये चित्तौड़गढ़ के रासमी में बढ़ता है, और ये मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। इसे ये पांडवों से संबंधित है। जो मर्तकुंडिया का मेला है ये पांडवों से संबंधित है भाई। मर्तकुंडिया का इतिहास काल पांडवों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अज्ञात वर्ष के दौरान यहाँ पे रहे थे, ठीक भाई। हाँ, पांडवों से संबंधित है, और इसको हम मेवाड़ का हरिद्वार, अरे मेवाड़ का हरिद्वार क्या है? इसको मर्तकुंडिया को हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ का हरिद्वार मर्तकुंडिया या फिर राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मर्तकुंडिया को कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी, ठीक भाई। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत रासमी चित्तौड़गढ़ से ही की थी भाई। ये किसान आंदोलन था। अब देखो देखिए, जोहर मेला भी बढ़ता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है, और चैत्र कृष्ण एकादशी 11 को लगता है। आपको पता है 1303 में रानी पद्मावती द्वारा जोहर किया गया था, ठीक है। इस जोहर के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला बढ़ता है। यह जो राजस्थान का ऐतिहासिक जोर माना जाता है। देख लेना भाई पद्मावती मूवी। आगे बात करें तो यहाँ पे अवरी माता का मंदिर भी है। आवरी माता का मंदिर है, असापुरी माता का मंदिर है, जिसे हम असापुरी माता का निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में स्थित है। ये जो लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है यहाँ पे, ठीक भाई। हाँ, इस मंदिर में लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है। अवारी माता का मंदिर, ठीक भाई, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं मीराबाई का भी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण इंडो आर्य शैली नागर शैली में किया गया है, ठीक है भाई। श्रृंगार चंवरी मंदिर भी है। राणा कुंभा के समय जैन वेलाक ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभा की पुत्री रमाबाई की चंवरी भी है।
कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई की चौरी भी है यहाँ पे, और मेवाड़ राजाओं का राज तिलक होता था यहाँ पे। ठीक है, मेवाड़ी राजाओं का राज तिलक होता था श्रृंगार चौरी मंदिर के अंदर। ठीक भाई, यहाँ पे फतेह प्रकाश संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का अगर सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें तो वह है फतेह प्रकाश संग्रहालय। ठीक भाई, अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें। यह राजस्थान, जिसको हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, और दुर्गों का सिरमौर दुर्ग भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और राजस्थान का दक्षिणी द्वार भी कहते हैं। आगे बस में निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल पर्वत। ठीक भाई, पर्वतनज ने करवाया था, कुमारपाल पर्वतनज ने करवाया था के अनुसार, नहीं इनके अनुसार, सॉरी, इनके अनुसार चित्रांग मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सर्वप्रथम सबसे बड़ा और लिविंग फोर्ट है। और दार्शनिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर है, जिसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं, और कालिका माता का मंदिर भी है, और यहाँ पे समिद्धेश्वर मंदिर भी है, और तुलजा भवानी मंदिर भी है, श्रृंगार चौरी जैन मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये भाई है अन्य मंदिर की बातें हुई है। ठीक भाई, तो आपको तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसका उपनाम याद रख लेना। देखो बात करते हैं विजय स्तंभ। आपको पता है राणा कुंभा अपने विजय के दौरान विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। हाँ भाई, देखो देखिए बात करते हैं विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं 1440 से 48 के बीच में। शिल्पकारी की बात करें तो ये जेता, नापा, पोमा, पुंजा है, 9 मंजिला है ये भाई। फिर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट है। ठीक भाई, रचयिता की बात करें, इसके रचयिता आर्यभट्ट है, महेश भट्ट है। देखो देखिए बात करते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। उपनाम याद कर बात करें, इसे हम भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। अरे इसको विष्णु ध्वज किसने कहा है भाई? इसको विष्णु ध्वज भी कहा है, किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक भाई, अब आपको पता है कुतुब मीनार से तुलना किसने की है? इसको कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया किसने? कर्नल टोड ने बताया था। रोम के टार्जन टावर से, जो रोम में स्थित है टार्जन टावर है, उससे तुलना किसने की? फर्ग्यूसन ने की थी। ठीक भाई, आपको पता है राजस्थान का पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। और आपको यह भी पता होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी यही है। ठीक भाई, ये पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भी है, और अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है। 9 मंजिला है। देखो देखिए 9 मंजिल का पुनः निर्माण, 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक भाई, जिसने, आगे बात करते हैं 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति डमरूनुमा है। सीढ़ियां की बात करें तो 157 है। बात करते हैं वास्तुकार, हमने पढ़ लिए थे। तीसरी मंजिल पर देखो 9वीं मंजिल का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, यह याद रखना। लेकिन तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह है लिखा हुआ है। ठीक भाई, विजय स्तंभ पर भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। ये डाक टिकट जारी होने वाला राजस्थान की प्रथम इमारत है। आगे बस में राजस्थान की वो कौन सी प्रथम इमारत की बात की जाए तो वह है भाई विजय स्तंभ है। देखिए बात करते हैं आगे बेसरोडगढ़, हमने पढ़ा था बेसरोडगढ़। ठीक है, इसे राजस्थान का हमने पढ़ा था, इसे राजस्थान का विलोर भी कहते हैं, और राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग भी कहते हैं। ठीक भाई, बेसरोडगढ़ को तुर्गा, कलंगी, ख्याल, गोसुड़ी चित्तौड़गढ़ का जो गोसुड़ी है, इसकी बात करें तो यहाँ पे ख्याल की शुरुआत यहाँ पे चंदेरी मध्य प्रदेश से होती है। जो यहाँ पे
तुर्रा कलंगी ख्याल है, ये ख्याल है क्या? ये ख्याल है भाई संगीत लोक नाट्य। भाई ये जो तुर्रा कलंगी जो संगीत लोक नाट्य है, इसकी शुरुआत तो मध्य प्रदेश से होती है, चंदेरी से होती है। लेकिन हिंदू, देखो इसको हिंदू और मुस्लिम कलाकार भाग लेते हैं इसके अंदर। इसकी शुरुआत तुकनगीर और शाह अली नामक कलाकार द्वारा होती है। ठीक भाई। हाँ, गोसुड़ी का शिलालेख, गोसुड़ी का शिलालेख, ये चित्तौड़ वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है यहाँ से। गोसुड़ी के शिलालेख से हमें चित्तौड़ वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। कुंभ स्वामी मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण कुंभा द्वारा 1449 में करवाते हैं भाई। कुंभा महल है, यह महल राजपूत पद्धति से बना स्थापत्य कला का एक, देखो ये महल कुंभा महल है, ये राजपूत पद्धति से बना स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसलिए तो महाराणा कुंभा को हम स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कहते हैं ना, आपको पता है। फतेह सागर महल, कुंभा महल की कुछ दूरी पर फतेह सागर महल भी स्थित है। सतबीर जैन देवरी, सतबीस जैन देवरी, यहाँ पे 17 देवरियां बनी हैं। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। देखो 27 27 27 जैन देवरियां बनी है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर, और इसका निर्माण 11वीं सदी में होता है। पद्मिनी महल, यह महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर ही है। ठीक है। चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर चलती फिरती शाह की दरगाह, ये चित्तौड़गढ़ शहर में सूफी संत चल फिर शाह की दरगाह स्थित है। आगे बस में देखो, देखिए बात करते हैं। अगर भूगोल देखे इसका भाई, तो यहाँ पे नदियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बनास है, गंभीरी है, बामनी है, ब्राह्मणी, ठीक भाई, ओराई है, गुंजाली है, और कजमाली है, और सेवान है, बेड़च है। ये आपके सामने ये मुख्य नदियां हैं जो इसके अंदर बहती है। लेकिन आपको सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल चंबल नदी याद रखनी है। देखो बात करते हैं चंबल नदी, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो जाना पाव है, जाना पाव, देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो जाना पाव, हाँ, जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश की जो जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं भाई, कहां से? मध्य प्रदेश से ये निकलती है। देखो देखिए इसकी खासियत क्या है। अगर इसकी खासियत की बात करें, जो चित्तौड़गढ़ का ये जो पहला खंड है, देखो ये बामणी नदी है ना, ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है बामणी नदी। देखो ये बामणी नदी चित्तौड़गढ़ से निकलती है और ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक भाई। हाँ, बामणी नदी भी ध्यान रखना है, बामणी नदी चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। देखो देखिए बात करते हैं, अगर बात करें, आपको पता है ये जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है एमपी से, लेकिन ये राजस्थान में यहाँ पे प्रवेश करती है। तो अगर पूछ लिया जाए ये राजस्थान में कौन से गांव से प्रवेश करती है, पता है जिला तो चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का एक तो भाग ये है और एक भाग ये है, आपको पता है। ठीक भाई। हाँ, तो ये चित्तौड़गढ़ में कौन से गांव से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ के समीप यह राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक भाई, 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, मतलब ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। देखो देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो अगर बात करें इस नदी के बारे में, अगर भाई इसके बारे में बात करें हम इस नदी के बारे में, तो देखो आप लोग देखो जरा। हाँ, आपको पता है यहां से पहाड़ियों से निकलती है, यहां से पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये जाती है यहाँ से यहाँ तक, कोटा बूंदी से बॉर्डर बॉर्डर ही जाती है भाई। फिर यहाँ पे जाके आपको पता है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो यमुना नदी है, उत्तर प्रदेश की जो यमुना नदी है उसमें मिल जाती है। तो आप देख रहे हो ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है ये नदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या बनाती है भाई, सीमा रेखा बनाती है ये नदी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये। आगे बस में देखो जरा, बात करते हैं, तो हमने पढ़ लिया था ये। हाँ,
इस नदी पर बांध, इस नदी पर बांध बने हैं। गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक भाई। और राणा सागर बांध, राणा सागर बांध तो हमने पढ़ा था राणा सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ स्थित है, ये ध्यान रख लेना। राणा सागर बांध चंबल नदी में, चंबल नदी पर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर बांध की बात करें तो कोटा में है। और कोटा बैराज बांध, कोटा के अंदर बैराज बांध है, ये भी चंबल नदी के अंदर है। तो कितने बांध हो गए भाई? 4 बांध हो गए। गांधी सागर, देखो देखिए, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, बैराज बांध और जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर। इस नदी पर बेसरोडगढ़ के निकट, इस नदी पर बेसरोडगढ़ के निकट चूलिया जल प्रपात भी है। इंपॉर्टेंट है भाई, चूलिया जल प्रपात ये 18 मीटर का है, ये 18 मीटर ऊंचाई का है, जो इस नदी पर बना है। बेसरोडगढ़ से थोड़ा दूर है, बेसरोडगढ़ के थोड़े निकट चूलिया जलप्रपात है जो 18 मीटर है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात की पूछ लिया जाए तो वह है चूलिया जलप्रपात, बेसरोडगढ़ के पास स्थित है चंबल नदी पर। देखो देखिए, बात करते हैं चंबल, बनास और सिप। देखो 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और सिप का त्रिवेणी। देखो तीनों नदियां कहाँ पे मिलती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। त्रिवेणी संगम है रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर। आपको ये अगर पूछ लिया जाए चंबल, बनास और सिप नदी, ये तीनों नदियां कहाँ पे मिलती है, जहां पे तीनों नदियां मिलेगी उसको हम त्रिवेणी संगम स्थल बोलेंगे। वह है सवाई माधोपुर का रामेश्वर। ये रामेश्वर इसी जहां पे 3 नदियां मिलती है ना यहाँ पे, इसलिए जिसे इसको मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं। आगे बस में, हाँ, अगर मिट्टी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की लाल काली मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। सिंचाई परियोजना की बात करें तो यहाँ पे एक गंभीरी, ओराई, वागन, बस्सी, भोपाल सागर आदि यहाँ से, इनसे क्या होती है भाई? सिंचाई होती है। अब आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध, जो आपको पता है चंबल नदी पे बना है। ये रावत बाटा चंबल नदी, आपको पता है रावत बाटा तहसील है, वहां पे बना है, चंबल नदी पर बना है। भराव क्षमता की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। देखो देखिए, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। भराव क्षमता की दृष्टि से पूछ ले जाए भाई वो कौन सा बांध है जिसमें सबसे ज्यादा पानी भरता है, ठीक है, वो है आपके सामने ये प्रताप सागर बांध। बात करते हैं खनिज के बारे में भाई, लास्ट बात है। तो यहाँ पे है पन्ना, हीरा, अभ्रक, सीसा, जस्ता। आपको तो ये ध्यान रखना है अभ्रक, एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है अफीम और सीमेंट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक भाई, हाँ। और केसरपुरा की खदाने, हीरा पट्टी, ये भी। विद्युत ऊर्जा की बात करें, जल विद्युत ऊर्जा भी है यहाँ पे, आपको पता है जल विद्युत ऊर्जा भी है। आपको पता है राणा सागर बांध है, चंबल घाटी विद्युत, जो राणा प्रताप सागर बांध है, तो यहाँ पे एक विद्युत ऊर्जा भी, इस विद्युत ऊर्जा परियोजना भी स्थापित की गई है। यहाँ पे 43 वाट के 4 इकाइयों कार्य करती है भाई। 43 मेगावाट की 4 यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाए हुए हैं। तो आप बताओ, एक प्लेटफॉर्म से 43 वाट लिखता है ऊर्जा मिलती है, उत्पादित होती है, तो 4 से कितनी हो जाएगी? 172 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। उद्योग की बात करें तो आपको पता है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से यह जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है। पहली चीनी मिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली चीनी मिल यहाँ पे भोपाल सागर में द मेवाड़ी शुगर मिल लिमिटेड के नाम से 1932 में स्थापित की गई थी, ठीक भाई। चंदेरिया में जिंक, ठीक भाई, सिम्युलेटर प्लांट भी स्थापित है भाई, जो आपको पता है भारत का दूसरा बड़ा जिंक प्लांट चंदेरिया के अंदर। बात करें बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये भी है, ये चंबल और ब्राह्मणी नदी, आपको पता है ना, चंबल और ब्राह्मणी नदी का संगम स्थल है। वहां पे क्या है? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। देखो देखिए, हमने पढ़ा था ये चंबल नदी है, ये रही चंबल नदी है, और ये ब्राह्मणी नदी है। यहाँ पे बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। देखो देखिए, इस अभ्यारण्य की खासियत क्या है? यहाँ पे थोक के वृक्षों की प्रधानता होती है। यहाँ पे
थोक के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर मर्ग वन भी स्थित है, जो वन विभाग द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब आपको तो ये ध्यान रखना है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में यहाँ पे देखो आपको काला हिरन मिलेगा, चीतल मिलेगी, नील गाय आदि आपको यहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है भाई। तो भाई आपके सामने जो मेवाड़, जाहिर सी बात है आज हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास लंबी रही होगी आपकी भी। हाँ हाँ, तो उम्मीद है आपको अच्छे से मेवाड़ समझ में आया होगा। हाँ, तो आप जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, ये आपसे दरख्वास्त है भाई। 1 घंटे और 50 मिनट की क्लास के लिए इतना तो बनता ही है। ठीक भाई, 10 लोगों के पास शेयर किया जाए। हाँ, अगर आप क्या बताएं अब भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। ओके, बाय।